सोचो जरा, अगर तुम पूरी जिंदगी किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाओ, प्यार, वक्त, इज्जत, और बदले में मिले सिर्फ धोखा। हमारे हीरो ने भी यही किया था। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उस लड़की ने उसे छोड़ दिया सिर्फ एक अमीर लड़के के लिए। और वो अमीर लड़का, उसने हीरो की जिंदगी को नरक से भी बदतर बना दिया। हीरो टूट चुका था, बिखर चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उस जिंदगी से निकलकर आगे बढ़ा। एक लंबी जर्नी के बाद वो बना एक ताकतवर इमॉर्टल। वक्त बीतता गया, 10,000 से भी ज्यादा साल निकल गए। अब वो एक लेजेंड बन चुका था, जिसका नाम खुद देवता भी डर के लेते थे। पर ट्विस्ट यही नहीं था। जब वो इमॉर्टल बना था, उस वक्त उसके कुछ और नए दोस्त बने जो उसके जैसे ही पावरफुल थे। लेकिन गेस व्हाट, उन्होंने भी उसे धोखा दिया। फिर से एक बार और, जिन पर हीरो ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके पीठ में छुरा घोंप गए। और जब वो धोखा सामने आया तो हीरो ने खुद को ही ब्लास्ट कर दिया। इतना जबरदस्त विस्फोट था कि उसके साथ साथ वही दोस्त भी खत्म हो गए। लेकिन उसी एक्सप्लोजन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी। उसने उन सबका पावर अब्सॉर्ब कर लिया था। एक पल को सब शांत हो गया, और फिर उसके अंदर रिग्रेट की आग जल उठी। वो समझ चुका था कि चाहे कितना भी ताकतवर बन जाए, भरोसे का टूटना सबसे बड़ा जहर होता है। और उसी रिग्रेट की आग ने उसे दोबारा रीबर्थ दे दिया। अब वो लौटा है अपने पुराने शरीर में, लेकिन इस बार इमॉर्टल की सारी यादों के साथ। अब ना वो वही लड़का है, ना वही दिल रखता है। और अब वो खुद कहता है, अब जो मेरे रास्ते में आएगा वो सब धूल चाटेंगे। कई ब्रेव सेजेस उस कुख्यात डीमन जैंग चिंटन के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उन सबका हुलिया बहुत मैजेस्टिक था और उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसने अब तक कितनी ईविल हरकतें की है। अब वो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए एक शर्मनाक नाम बन चुका है। इसलिए आज उसे खत्म किया जाएगा ताकि पैंथियन ऑफ गॉड्स में फिर से हार्मनी लौट सके। उन्हीं में से एक महिला ने कहा कि जैंग किंग अब 10 सेलेस्टियल्स और 10 इमॉर्टल से घिर चुका है। अब उसके पास कोई भी एस्केप का रास्ता नहीं बचा। एक और वॉरियर ने कहा कि अगर डीमन को अपनी हैसियत का अंदाजा है तो वो सेक्रेड बुक ऑफ ट्रांसफिगुरेशन को खुद ही सौंप दे। फिर उसे कम से कम ये इज़्ज़त दी जाएगी कि वो खुद अपनी मर्जी से सुइसाइड कर सके। जैंग चिंटन बस मुस्कुराया और बोला, यही तरीका है तुम्हारा। पहले मीठी बातों से फंसाते हो और फिर धोखा देते हो, लेकिन मैंने कभी भी अपनी तलवार किसी निर्दोष पर नहीं उठाई। मेरी तलवार से सिर्फ वही गिरे हैं जो धोखेबाज थे और जो लोग आज मुझे दोष दे रहे हैं। असल में वो बस मेरी कल्टिवेशन टैलेंट से डरते हैं। उसने ये भी जोड़ा कि वो कभी भी इन सब हिपोक्रेट्स की बराबरी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो सारे मास्टर्स फिर भी जिद पर अड़े रहे। वो बार बार सेक्रेड बुक ऑफ ट्रांसफिगुरेशन को देने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर जैंग ने किताब नहीं सौंपी तो उसे सीधे फायरी हेल में फेंका जाएगा, जहां वो दिन रात तड़पेगा। चंकिन टियान ने बस एक चालाक सी मुस्कान दी और बोला, वो किताब तो अब मुझ में समा चुकी है, अब उसे वापस देना पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनते ही बाकी सभी फाइटर्स भड़क गए। उन्होंने कहा, तू जीने लायक ही नहीं है। और अगले ही पल चारों तरफ केओस फैल गया। इमॉर्टल्स ने फौरन समझ लिया कि इस डीमन के पास बहुत ही खतरनाक मूव्स हैं। अब एक ही तरीका था, सबको एक साथ मिलकर उस पर वार करना होगा। जैंग किंग टियान ने तब कहा, अब जब मुझे डीमन मान ही लिया गया है तो फिर मैं इस खेल को आखिरी तक खेलूंगा। और उसने सेक्रेड बुक ऑफ ट्रांसफिगुरेशन की पावर को अनलीश किया, एक ऐसी एनर्जी के साथ जिसने पूरे एनसर्कलमेंट को तोड़ना शुरू कर दिया। मास्टर्स ने तुरंत पहचान लिया, ये तो एक डिमोनिक शॉक टेक्निक है। अब सबको बहुत सावधानी रखनी होगी और जितना जल्दी हो सके भागना होगा। लेकिन अगली ही सेकंड सबको एहसास हो गया, अब बचना नामुमकिन है। सब पीछे हटने की सोचने लगे और उसी समय जैंग किंग की हंसी गूंज उठी, एक पागलपन से भरी हंसी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये डिमोनिक शॉक टेक्निक एक ऐसा तांडव था जिसमें सिर्फ लक्ष्य ही नहीं बल्कि खुद यूजर भी मर जाता है। अब रेजिस्टेंस बेकार था, जो बचा था वो बस कुछ आखिरी पल थे और उन्हें स्वीकार करना ही होगा। किसी की आवाज आई, कृपा करो। किसी ने चिल्लाकर कहा, टेक्निक पूरी होने से पहले ही मार डालो। लेकिन फिर एकदम सन्नाटा। दूर समुंदर पर एक छोटी सी नाव तैर रही थी। नीले पानी के बीच वो बस हल्के से दिख रही थी। नाव के डेक पर एक आदमी बैठा था, एक छाते के नीचे ठंडी हवा से बचता हुआ। धीरे धीरे उसकी चेतना वापस आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली, सामने देखा और चौंक गया। मैं अभी तक जिंदा हूँ, ये बात उसके लिए चौंकाने वाली थी। फिर वो खुद को देखने लगा और उसे एहसास हुआ वो रिबॉर्न हो चुका है। उसका नाम था जैंग चिंटन, एक मशहूर डीमन जो सेलेस्टियल रियल्म का हिस्सा था। उसे वहां तक पहुंचने में 500 साल लगे थे और अब उसने एक बार फिर इमोर्टैलिटी की चोटी को छू लिया था। अब वो साफ साफ समझ गया ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। वो लड़का जिसने स्वर्ग और धरती को चीर दिया था, उसकी तलवार ने लगभग पूरे नोन वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था और जहां भी वो जाता लोग डर
और श्रद्धा से उसके सामने झुक जाते और अपनी मौत को सम्मान से स्वीकार करते। लेकिन फिर एक दिन उन हेवनली कल्टिवेटर्स ने उससे इतना डरना शुरू कर दिया कि उन्होंने 10 जबरदस्त सील्स बनाकर उसे घेर लिया, उसे खत्म करने और सेक्रेड बुक ऑफ ट्रांसफिग्यूरेशन छीनने के लिए। लेकिन कोई नहीं जानता था वो किताब तो बहुत पहले ही उसके शरीर में समा चुकी थी। जब उसका कल्टिवेशन रास्ता तोड़ा गया तब उसी ने हेवनली कल्टिवेटर्स की ही ताकत को यूज करके अपने लिए दूसरी जिंदगी खोल ली। अब जब वो रिबॉर्न हो चुका था, उसका एक ही मकसद था, पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनना। और उसने खुद से एक वादा किया था जो इस बार तोड़ेगा नहीं। बहुत जल्द जीन किंगटियन वापस जाएगा सेलेस्टियल रिल्म में और वहां अपने दिल के गुस्से को उनके खून से ठंडा करेगा। और तब उसकी यादें उसे ले गई रुओ यू तक, जो अभी भी सेलेस्टियल पैलेस की गहराई में थी। और उसने ठान लिया इस बार वो उसे खुद लेने जाएगा। उसी वक्त जहाज पर मौजूद एक शख्स उसके पास आया और बोला, तू अब तक खाली बैठा है, तुझे तो हू शियाओं के लिए काम करना था। जैंग ये कुछ सोचने लगा। उसे याद आया शायद ये वही वक्त है जब उसकी पहली क्रूज पार्टी थी 20 साल बाद, जो हू टियान हुआ ने होस्ट की थी। और अब वो समझ गया उसे फिर से जिंदगी मिली है उस टाइमलाइन में जब वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और हू टियान हुआ वो एक घमंडी और क्रूर इंसान था जिसने कभी उसकी गर्लफ्रेंड भी छीन ली थी। हू टियान हुआ ने न सिर्फ जैंग यी की फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बल्कि उस पर खुद झूठा केस भी डाल दिया, जिसकी वजह से उसे $multi-million का लोन अपने ऊपर लेना पड़ा। उसके पापा को अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी और सबसे मदद मांगनी पड़ी इस कर्ज को चुकाने के लिए। धीरे धीरे उनके शरीर में लंग कैंसर फैल गया और इलाज के पैसे न होने के कारण हालत और भी खराब हो गई। एक काली सर्दी की रात ऊपर के कमरे में उनके पापा की मौत हो गई, ठंड से जमकर। इसके बाद कई सालों तक हू टियान हुआ ने जैंग यी को एक छोटे से खदान में बंद रखा, जहां वह दिन रात बिना रुके औरे निकालता रहा। फिर किसी तरह जैंग यी वहां से भागने में कामयाब हुआ और उसे अपने पापा की मौत की असली सच्चाई पता चली। ये जानकर उसने अपने पापा की कब्र के सामने घुटनों पर गिरकर बहुत जोर से रोया। उसके बाद जब वो एक क्रूज शिप पर था, उसने खुद को समंदर में फेंक दिया और अपनी जान ले ली। ऐसा लग रहा था कि उसकी दुखों भरी जिंदगी अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी रैंडम कोइंसिडेंस के चलते वो एंशिएंट कॉन्टिनेंट ऑफ द सेलेस्टियल्स में पहुंच गया, जहां उसने कल्टिवेशन की राह पकड़ ली और आखिरकार डीमन सुप्रीम बन गया, ना जाने कितने टैलेंटेड कल्टिवेटर्स को हराकर। उसके कदमों के नीचे 18 सर्कल्स ऑफ हेल थे और उसके सिर के ऊपर 30 सर्कल्स ऑफ हेवन। एक समय तो ऐसा आया जब उसने आसमान को सहारा देने वाली एक पहाड़ी की तरह खड़ा हो गया और तभी से पूरी दुनिया जैंकिन टियान के नाम से डरने लगी, उसके गुस्से से कांपने लगी। इसी दौरान उसके पास खड़ा उसका साथी थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि जैंग यी कुछ भी सुन नहीं रहा था और बस चुपचाप खड़ा था। जोंगी वहां से चला गया ये सोचकर कि अब जब वो दोबारा जन्म ले चुका है तो अब अपने पुराने सारे हिसाब किताब खून से चुका देगा। उसने खुद से वादा किया कि जिसने उसे धोखा दिया है वो उसकी ताकत का एहसास जरूर करेगा और अपने घमंड पर पछताएगा। पीछे से उसके एक क्लासमेट ने ताना मारते हुए कहा। अब समझ में आया कि वो लड़की जैंग यी को क्यों छोड़ गई थी। लेकिन तभी जैंकिन टियान रुक गया। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो डरावना और बिल्कुल अलग था। उधर हॉल में लोग आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे और हाल की घटनाओं को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। जैंग यी ने हॉल के अंदर झांका जहां अलग अलग तरह के लोग जमा थे। उसी वक्त उसने जैंग शियाओलन को देखा। वो वही मौजूद थी किसी और आदमी के साथ। जैंग यी को वो दिन याद आ गया जब उसने 2 साल तक उस लड़की को प्रपोज करने की कोशिश की थी। कैसे उन्होंने एक दूसरे से प्यार किया था और कैसे उसने उस लड़की की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। वो उससे सच्चा प्यार करता था, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई क्योंकि जैंग शियाओलन ने उससे रिश्ता तोड़कर हू टियान हुआ से नजदीकियां बढ़ा ली थी। उसी वक्त उस कपल ने जैंग यी को देखा। लड़की थोड़ी असहज हो गई और उसे देख लिया। उसने गुस्से में पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। हू टियान हुआ ने भी नाराज होकर उसकी ओर देखा। फिर उस कमीने ने हंसते हुए कहा कि तू सही टाइम पर आ गया है। और फिर उसने ऐलान कर दिया कि जैंग शाओलन, जिसे सब जैंग यी की गर्लफ्रेंड समझते थे, अब उसकी है ऑफिशियली। उसके चेहरे पर एक विजेता जैसी घमंडी मुस्कान थी। उसने ताना मारा, जैंग यी जैसा लूजर कभी भी किसी अच्छी लड़की के काबिल नहीं था और जैंग शाओलन इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है। उसने आखिरी में घिन से कहा, अगर मैं जैंकिन टियान की तरह होता तो अब तक जमीन में समा गया होता। वहाँ खड़े बाकी लड़के भी
सभी हंसने लगे, उससे मजाक उड़ाने लगे और अपने मास्टर को कंग्रेचुलेट करने लगे। लेकिन जैंग यी, जिसने 2 जिंदगियां देख ली थी, अब शांति से भरे एक गहरे झील जैसा हो गया था। हु टियान हुआ की सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। अब खुद हु टियान हुआ को अजीब लगने लगा था, क्योंकि जैंग यी का काम बिहेवियर उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा था। जैंग यी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इस सब को भूल सकता हूँ और हम वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ पहले थे। लोग फिर से हंस पड़े। उन्हें लगा कि ये सब पैथेटिक है, एकदम बेवकूफी भरा। किसी ने मजाक उड़ाया, इससे ज्यादा स्टूपिड कोई नहीं हो सकता। सबने ताने मारे, जैंग शाओलन जैसी लड़की इस लूजर को कभी वापस क्यों चाहेगी। फिर वहाँ का स्टूअर्ड भी बोल पड़ा, तुम्हें मिस्टर हु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर गुस्से में बोला, क्या तुम पूरी तरह बहरे हो? किसी की सुनते ही नहीं। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया, अब सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। जैंग टियान ने अपनी लाइट स्पीड मूवमेंट से उसे एक जोरदार पंच मारा। एक ही वार में सामने वाला बैलेंस खो बैठा और उसका चेहरा बुरी तरह घायल हो गया। वो टेबल पर गिरा और सारी प्लेटें बर्तन गिर गए। पूरा हॉल शॉक में फ्रीज हो गया, कोई यकीन ही नहीं कर पाया। इसी बीच जैंग यी ने अपनी मैजिक एक्टिवेट की, चारों तरफ बिजली चमकने लगी। लोग डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे, क्या ये सच में हमला करने वाला है? लड़कियां डर के मारे कांपने लगी। जैंग शाओलन ने गुस्से में कहा, ये वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। पहले तो सिर्फ मुझे हु टियान हुआ के साथ देखकर उसने सुसाइड कर लिया था। अब जैंग शियाओलन खुद हैरान थी, ये कैसे इतना काम रह सकता है। जैंग यी को अब यकीन हो गया था कि शायद वो लड़की वापस नहीं आएगी और आखिरी में उसने कहा, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कभी मेरे फैसले पर पछतावा ना हो और तुम्हें दोबारा कभी मेरे सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी ना पड़े। लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया और अब जब वो इमॉर्टल की बॉडी में दोबारा जन्म ले चुका है तो सब कुछ बदल गया है। अब सब कुछ अलग होगा और हाँ, फन भी जारी रहेगा। हु टियान हुआ अब गुस्से से पागल हो रहा था। जिस लड़के ने उसके आदमी को मारा था वो अब उसके सामने खड़ा होकर उसे घूर रहा था, बिल्कुल बेखौफ अंदाज में। गुस्से में आकर उसने जैंग यी को जबरदस्ती घुटनों पर गिरकर माफी मांगने को कहा, वरना उसे इस बात का जिंदगी भर पछतावा होगा। और फिर उसने सीधा धमकी दे डाली, मैं तुझे समुद्र में फेंक दूंगा जहाँ मछलियाँ तुझे चबा जाएंगी। चंग शॉलिन भी बोली, जैंग यी बहुत आगे निकल गया है, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो इतना बदतमीज इंसान बन जाएगा। उसकी बेस्ट फ्रेंड ले ने भी बीच में कहा, इसका बिहेवियर बहुत रेकलेस है। जैंग शाइन को इसे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। एक लड़की तो हंसते हुए कहती है, लील का बॉयफ्रेंड भी इससे 100 गुना बेटर है, ये तो सीधा मार्केट से उठाया गया लड़का है। कुछ लोग जैंग यी के सस्ते कपड़े देखकर ताना मारते हैं, ऐसे लड़के को यहाँ एलिट जगह में एंट्री कैसे मिली। तभी एक लड़की ने सबको चुप रहने को कहा, हम सब क्लासमेट्स हैं। क्या पता जैंग यी ने उसे मारा ही ना हो, शायद उसने ही पहले शुरू किया हो। उस लड़की का नाम था एंड यूनुया। वो हमेशा से कंसिडरेट और काइंड थी जैंग चिनटियन के लिए। पिछले जीवन में वो दोनों बहुत करीब थे। हीरो को अब भी याद है कि अनुनुया के दिल में उसके लिए कुछ ज्यादा ही था, लेकिन तब वो जैंग जियाउन के पीछे पागल था। उधर हु टियान हुआ ने फिर जोर से कहा, अगर जैंग यी ने मेरे आदमी को मारा है तो अब वो बच नहीं सकता, ये उसकी आखिरी चांस है। माफी मांग ले वरना तुझे मैं फिश फूड बना दूंगा। अब टीचर मांग भी बोल उठे, तुरंत माफी मांगो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर जैंग शॉइन सोच रही थी, एक्स बॉयफ्रेंड क्यूट था पर इस दुनिया में रूल पैसे वालों का है और ये तो सीधा गरीब निकला। मैंने सही फैसला लिया। लेकिन तभी जैंग यी ने बिल्कुल काम एक्सप्रेशन में कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा बल्कि अब स्वर्ग का क्रोध तुम्हारे ऊपर बरसेगा। हु टियान हुआ जोर से हंस पड़ा, क्या ये रद्दी लड़का सच में स्वर्ग को बुला रहा है? इसकी बातें ब्लफ लग रही है। तभी अचानक शियाओचन ने कहा, अब सब ध्यान दे। हीरो ने अपना हाथ हवा में उठाया और तभी उसकी हथेली से मैजिकल एनर्जी की मोटी धाराएं निकलने लगी। उसकी उंगलियों से बिजली निकली और सीधे दुश्मन को जा लगी। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ने दुश्मन की बॉडी को हिला दिया। उसकी मसल्स सुन्न हो गई और पूरा शरीर दर्द से तड़पने लगा। हु टियान हुआ के मुंह से धुआं निकलने लगा और वो फर्श पर गिर पड़ा। 2 नौकर दौड़कर आए, उसे उठाने लगे। घबराए हुए बोले, ये कैसी बिजली थी, इतनी डिस्ट्रक्टिव कहाँ से आई? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलते, एक और लाइटनिंग ब्लास्ट दुश्मन पर गिरी। अब वो पूरे शरीर से कांप रहा था कन्वल्शंस में। कुछ ही पलों में वो एनर्जी पूरे शरीर में फैल गई। उसका चेहरा डरावनी शक्ल में बदल गया। बिजली का असर बहुत भयानक था। जैंग यी अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चारों तरफ मैजिकल स्ट्रीम्स और भी घनी हो गई थी। लोग डर के मारे समझ गए हु टियान हुआ की हालत बिगड़ती जा रही है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। डायरेक्टर ने फौरन आदेश दिया, कैप्टन को कहो तुरंत किनारे की ओर जाओ। हु टियान हुआ को उठाकर ले जाया गया और उसके साथ जेन शॉनिन भी भागती चली गई। तभी अनुनुया जैंग यी के पास आई
आई, धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज केयरफुल रहना, हु टियान हुआ बदला लेगा, उसके कई पावरफुल सपोर्टर्स हैं, उससे टकराना खतरे से खाली नहीं। जैंग यी ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, धन्यवाद दोस्त। फिर वो पलटा और शांति से चला गया। अनुनया बस उसे जाते हुए देखती रही। सड़क पर गाड़ियां शोर कर रही थी और जैंग यी की आंखों में सिर्फ भारी सोचें घूम रही थी। सेक्रेड बुक ऑफ ट्रांसफिगुरेशन ने उसे दोबारा जीवन दिया था, लेकिन बदले में उससे कुछ बेहद जरूरी छीन लिया। उसकी पिछली जिंदगी की सारी ताकतें अब चली गई थी। अब उसके पास केवल थोड़ा सा डीमोनिक ची बचा था, वो भी इतना कम कि मुश्किल से कोई मामूली काम ही कर पाए। उसे याद आया, वो डीमोनिक ची उसने एक एंशिएंट बेरियल साइट से पाया था, जहाँ सेलेस्टियल्स की कब्रें थी। लेकिन अब लगता है कि सारी पावर गायब हो चुकी है, सिर्फ एक झलक, एक परछाई बची है। कुछ देर बाद कार एक कंट्री सेमेट्री पर पहुंची, सुनसान, डरावना जंगलों से घिरा हुआ। जैंग यी ने पैसे दिए और ड्राइवर को धन्यवाद कहा, लेकिन तभी ड्राइवर ने रुककर उससे कहा, बेटा यहाँ मत उतर, अंधेरा होने वाला है, ये जगह ठीक नहीं है, चल वापस ले चलता हूँ तुझे। ड्राइवर ने चिंता भरी नजर से उसकी तरफ देखा। जैंग यी ने कहा, मैं संभालूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ड्राइवर उसे जाते हुए देखता रहा, सोचता रहा, आजकल के लड़के कुछ सुनते ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि ये लड़का उस भूतिया कब्रिस्तान जा रहा है तो मैं कभी ना लाता। वहाँ हर महीने कुछ ना कुछ डरावना होता है, मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। उधर जैंग यी कब्रों के बीच से धीरे धीरे चलने लगा। वो टूटी फूटी कब्रों को देखता रहा। उसे याद था, पिछली जिंदगी में वो इमोर्टैलिटी के पीछे भागा, लेकिन सेलेस्टियल्स ने उसे डीमन कहकर हमेशा के लिए निकाल दिया। लेकिन इस बार वो सच्चा डीमन बनेगा और अपनी ताकत खुद के डीमोनिक ची से हासिल करेगा। लेकिन उस शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए उसे चाहिए गुस्सा। यही वो बेस है जिससे उसकी पूरी ताकत निकलती है, और ये गुस्सा पैदा हो सकता है रिजेंटमेंट, एंजाइटी या एंगर से। इनमें से कोई भी चीज उस शक्ति को जगाने के लिए काफी होती है। यूंजो की सबसे डरावनी और श्रापित जगह थी ये सेमेट्री, और इसलिए वो यही आया था। ये वही जगह थी जहाँ कभी खून खराबा हुआ करता था, जहाँ क्रूर और ताकतवर योद्धाओं की भिड़ंत हुई थी। किसी को नहीं पता कि इस धरती में कितनी आत्माएं दबी पड़ी है, लेकिन इतना जरूर है कि ये आत्माएं डिमोनिक शे को जगाने के लिए काफी है। अचानक जंगी चौंक गया। उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई भारी और अजीब उपस्थिति है। इस जगह के अंदर एक मैजिक सर्कल था, और उस सर्कल में कुछ रहस्यमयी और अनजान लोग इकट्ठा थे। वो एक ऐसा सर्कल था जो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन की शक्ति रखता था, यानी ये पूरा क्षेत्र किसी खास रिचुअल के लिए तैयार किया गया था। उनमें से एक इंसान ने थकी हुई हालत में अपना हाथ उठाया। वो मदद मांग रहा था, लेकिन इतना थक चुका था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में जैंकिन को धरती के इन रहस्यों का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब जब उसने कल्टीवेशन की राह देखी तो उसे बहुत कुछ समझ आने लगा। और अब वो हैरान रह गया, क्योंकि धरती पर भी असली सोल कल्टीवेटर्स छुपे हुए थे। ये खोज उसके लिए चौंकाने वाली भी थी और खतरे की घंटी भी। मगर जो चीज उसे परेशान कर रही थी वो ये थी कि इस एरिया में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर थी। और तभी उसे किसी बूढ़े आदमी की भारी और हुकूमत भरी आवाज सुनाई दी, जो चिल्ला रहा था कि हुआंग फू को अब और विरोध नहीं करना चाहिए। अचानक उस बूढ़े आदमी की निगाहें जैंग चिंटन की ओर घूमी और उसने शक भरे अंदाज में पूछा, तू है कौन और कहां से आया है? जैंग चिंटन ने बिल्कुल शांति से मगर विनम्रता के साथ जवाब दिया, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे इग्नोर करो, तुम लोग अपना रिचुअल जारी रखो। लेकिन अगले ही पल उसकी ओर जादुई लहरें घूमने लगी, जो ऊपर की तरफ उठती जा रही थी और बहुत तेजी से। मगर वहाँ मौजूद जादूगर को ये बात हजम नहीं हुई। उसने तुरंत आदेश दिया, इस लड़के को रोक दो। गुस्से में जादूगर ने पूछा, क्या तुम सच में सोचते हो कि ऐसे ही चुपचाप निकल सकते हो? जैंग यी ने पीछे मुड़कर एक ठंडी और घृणा से भरी नजर डाली और बोला, क्या ये आदमी सच में सोचता है कि वो मुझे रोक सकता है? उसकी आंखों में आग थी और एक ऐसी नफरत जो छुपी नहीं जा सकती थी। जादूगर का चेहरा सख्त हो गया। उसे अब लग रहा था कि ये लड़का जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। और जब वो लड़का इतनी अकड़ दिखा रहा था तो जादूगर ने फैसला कर लिया, अब इसे छोड़ा नहीं जाएगा। उसने बोला, मैं तुझे जिंदा जला डालूंगा। और फिर उस बूढ़े ने पूरी ताकत से जादुई आग की धाराएं छोड़ दी, जो सीधी जैंग यी की तरफ जा रही थी। वो आग इतनी खतरनाक थी कि हुआंग फू कांपते हुए बुदबुदाया, छिप जा, ये स्पिरिचुअल फायर है, अगर ये किसी को छू गई तो सीधी मौत। लेकिन जैंग किंटियान वही खड़ा रहा, बिल्कुल शांत, न कोई डर न कोई हरकत। उसी सर्कल में खड़ी लड़की ने डर के मारे अपने दादाजी की ओर देखा और बोली, क्या ये लड़का सच में मरना चाहता है? जादूगर हंस पड़ा। उसे लगा ये लड़का तो डर के मारे जम ही गया है। उसने घमंड से कहा, अब ये नासमझ लड़का अगले जन्म में जाएगा, कोई इसे नहीं बचा सकता। मैजिकल फायर आगे बढ़ी और हुआंग फू ने हार
हार मानते हुए कहा, सब खत्म, कोई चेना से नहीं लड़ सकता, जो पास जाएगा मारा जाएगा। लेकिन तभी आग के बीचों बीच से एक शैतानी हंसी सुनाई दी और उसमें से जैंग चिंटन का सिलहुट बाहर निकला। वो बोला, शायद किस्मत भी आज मेरे साथ है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल फायर ही तो वो प्योर की है जो डिमोनिक पावर एक्टिवेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और पूरी डार्क एनर्जी को कंसंट्रेट करके जमीन की तरफ छोड़ा, एक जोरदार धमाके के साथ। अपनी पिछली जिंदगी में इसी जगह पर उसने पहली बार डिमोनिक ची हासिल किया था और तभी गलती से उसके हाथ एक अनजान जादुई ताकत लग गई थी, जिसका उसने खुद नाम रखा था चिंटन टेक्निक, और वो इसे बिना किसी मेहनत के अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने में यूज करता रहा। अब चेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अपनी ताकत बेकार मत गवा, मैंने ये स्पिरिचुअल फायर सदियों में तैयार किया है, ये तब तक नहीं बुझेगी जब तक सामने वाला सिर्फ राख न बन जाए। लेकिन अब वो खुद डरने लगा था, क्योंकि सामने से जो एनर्जी आ रही थी वो कुछ और ही थी। जैंग कुछ नहीं बोला, बस अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी इनर पावर को डायरेक्ट करना शुरू किया। उसके हाथ में एक मैजिक बॉल बनने लगी, जिसमें अब तक की सारी डिमोनिक ची इकट्ठा हो रही थी, और अगले ही सेकंड उसने इस एनर्जी को एक्टिवेट किया, जिससे आसपास की पूरी स्पेस चिल्लाते हुए फट पड़ी। हर दिशा में शक्तिशाली लहरें दौड़ गई और वो सारी ताकत उसकी हथेली में आकर समा गई। इतनी भयानक ताकत देखकर चेन तक हक्का बक्का रह गया। वो तो एक शब्द तक नहीं बोल सका। वो सालों से जिस स्पिरिचुअल फायर को सुधार रहा था, लेकिन वो बूढ़ा जादूगर अब भी ये नहीं समझ पा रहा था कि जैंग टियान ने उसके साथ आखिर किया क्या था। हर चीज कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, लेकिन जैंग टियान अब भी चुप था। वो अपनी फीलिंग्स पर पूरा ध्यान लगाए हुए था, जैसे उसे अपने आसपास हो रही चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी नजरों में ऐसा तेज था जैसे सीधे सामने वाले के सीने में छेद कर दे। फिर उसके पीछे एक भयानक डीमन प्रकट हुआ, कई सिर वाला, विशाल शरीर वाला और दोनों हाथों में ब्लेड शार्प हथियार लिए हुए। लेकिन जैंग टियान उस डीमन के सामने पूरी तरह शांत खड़ा रहा, एकदम सधे हुए फाइटिंग स्टांस में। उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो ठहराव था जो सिर्फ एक ट्रू मास्टर में होता है। चेंडा बूढ़ा जादूगर हिल गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो कुछ हो रहा था वो उसकी समझ से बाहर था। वो पूरा कांपने लगा। जैसे ही उसने उस डीमन को देखा, उसके अंदर की एक आवाज जोर से कह रही थी, झुक जा। उसकी इंट्यूशन चिल्ला रही थी, किस्मत को मत ललकार। और इस बार उसने अपनी ईगो छोड़ दी और उस डर को मान लिया। चेंडा पूरी तरह जमीन पर झुक गया, सर जमीन से सटा दिया, और अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर देखे। उसी वक्त जैंग चिंटन ने अपने चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी रिलीज की जो इंसानी ताकत से परे थी। वो एक तूफान की तरह गूंज रही थी। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, इतनी छोटी सी कीड़े जैसी औकात में मुझ पर हमला करने की हिम्मत, इसका तो एक ही सजा है, मौत। लेकिन तभी चेन डा के अंदर का डर थोड़ी देर को गायब हो गया। उसने सर उठाया और उसे लगा क्या ये सब बस एक इल्यूजन है। लेकिन डर की जगह अब उसमें गुस्सा आ गया था। अब वो सच जानना नहीं चाहता था। अब उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, दुश्मन को खत्म करना। गुस्से में कांपता हुआ वो उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाते हुए जैंग यी की तरफ भागा। अगर तुझे आगे बढ़ना है तो पहले मुझे हराना होगा। उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल पावर की लहरें घूमने लगी। उसने एक जोरदार स्पेल निकाला और सीधा जैंग यी की तरफ फेंक दिया। लेकिन जैंग टियान टस से मस नहीं हुआ। उसके हाथ में चमकने लगी स्कारलेट मैजिकल करंट, जिसमें थी प्योर डिमोनिक माइट। चेन डा अब बस एक कदम दूर था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो ऐसे उछला जैसे कोई टुकड़ा हो और उसके शरीर ने जोर से पास के पेड़ में जा टक्कर मारी। पेड़ की लकड़ी चटक गई और चेन डा दर्द से बेसुध हो गया। उसकी पूरी बॉडी जमीन पर गिरी, इतनी जोर से कि वो दर्द से खांसते हुए तड़प उठा। वो डर और हैरानी में सर उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी शौक में था। तभी उसने खुद को समेटते हुए थोड़ा हिम्मत दिखाई और कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं थंडर क्लाउड माउंटेन का केयरटेकर हूँ। लेकिन जैंग यी ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ उठाया। उसके हाथ में मैजिकल फायर जल उठा। उसे सामने वाले की पहचान या उसके पद से कोई मतलब नहीं था। एक जलता हुआ तीर उसकी हथेली से निकला और हवा को चीरता हुआ सीधा चेन डा की तरफ बढ़ा, एक सजा की तरह। जादुई आग ने चेन डा को सिर से पैर तक घेर लिया। वो वही जड़ हो गया, हिल तक नहीं पाया। जैंग यी ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, जो पश्चाताप नहीं जानता वो दया के काबिल नहीं, उसकी मौत पर कोई अफसोस नहीं करेगा। तभी वहाँ मौजूद बचाए गए लोगों में से एक इंसान अचानक चिल्लाया। उसने हाथ जोड़कर गंभीरता से गुजारिश की, कृपया रुक जाओ। उसकी आवाज में सच्चा दर्द और डर था। जैंग टियान ने थोड़ा घूमकर उसकी तरफ देखा। वो आदमी अपना नाम बताता है,
मेरा नाम है हैंग फू कुंग है। इस जादूगर ने मुझे धोखा दिया था, मैं तो बस मरने ही वाला था। जैंग यी चुपचाप उसे सुनता रहा, फिर धीरे से पीछे मुड़कर चलता बना और जाते जाते बस इतना कहा, मैंने तुम्हारी मदद शुक्रिया के लिए नहीं की थी, मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं था। लेकिन हैंग फू चिहाई अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए बोला, अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे पास रह सकते हो। लेकिन जैंग किंग टियान ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। वो किसी भी तरह की अननेसेसरी ऑब्लिगेशंस लेना नहीं चाहता था। उसी वक्त उनके साथ खड़ी एक यंग गर्ल ने उसकी तरफ मुड़कर जोर देकर कहा कि वो रुके और उसकी बात सुने। उस लड़की ने उसे इग्नोरेंट तक कह दिया और पूछा, क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते कि मेरा ग्रैंडफादर कौन है और किससे पंगा ले रहे हो? लेकिन तभी उस लड़की के दादा ने उसे तुरंत डांट दिया। उसने गुस्से में कहा, ज्यादा उछलो मत, ये लड़का हमारी जान बचा चुका है, उसे रिस्पेक्ट देना सीखो। लेकिन लड़की पीछे नहीं हटी। उसने ऐलान कर दिया कि हैंग फू परिवार की परंपरा नहीं है कि वो किसी पर उधार छोड़ दे, और उसने जैंग यी से कहा, अपनी कीमत बताओ। जैंग यी ने हल्के से हंसते हुए पूछा, सच में तुम लोग चाहते हो मैं अमाउंट बताऊं? और फिर उसने चेतावनी दी, जो कीमत मैं बोलूंगा तुम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। उसने बताया कि अपनी पास्ट लाइफ में एक बार उसे एक बड़ी जंग सुलझाने के बदले में पूरी जमीनें ऑफर की गई थी, लेकिन तब भी उसने मना कर दिया था। और अब तुम मुझसे बाजार की तरह सौदा करने को कह रही हो? हंगफू चांगहाई ने जल्दी से माफी मांगी। उसने कहा कि उसकी ग्रैंड डॉटर थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। फिर उसने झुककर सच्चे मन से माफी मांगी। इसके बाद हुआंगफू चांगहाई ने धीरे धीरे अपनी जैकेट की अंदर की जेब में हाथ डाला और एक कीमती चीज निकालने लगा। उसने बताया कि ये एक गिफ्ट है जो हैंग फू परिवार की तरफ से सच्चे आभार के तौर पर दिया जा रहा है, क्योंकि इस लड़के ने उसकी और उसकी पोती की जान बचाई थी। यू ने तभी टोका, ये तो मैजिकल जेड है, इतनी बड़ी चीज तो इतनी छोटी बात के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन उस आदमी ने उसे झट से टोक दिया, बिल्कुल मत बोलो, अब इस वक्त बहस की जरूरत नहीं है। जैंग किंग टियान ने उस जेड को ध्यान से देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ चमका, जैसे उसे लगा कि उसने इस पत्थर को पहले भी कहीं देखा है। उसे याद आया कि शायद यही वो डिवाइन जेड है जिसमें डिवाइन पावर छुपी हुई है। थोड़ा सोचने के बाद उसने शांत होकर कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये आर्टिफैक्ट इस बचाव की कीमत के तौर पर पर्याप्त है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा और बोला, अब से हम दोनों बराबर है। किसी पर कोई उधारी नहीं। यूं थोड़ी चिढ़कर बोली, इस जेड के साथ तो हमारा पूरा परिवार चाहे तो कुछ भी खरीद सकता है। अगर सब कुछ बेच भी दें तब भी ये सबसे वैल्यूएबल चीज होगी जो हमारे पास है। उसने साफ दिखाया कि उसे ये गिफ्ट बहुत ज्यादा लगा। लेकिन हुआंगफू चांगहाई ने शांति से जवाब दिया, अब मैं खुद जानना चाहता हूं कि ये यंग सोल कल्टिवेटर आखिर है कौन। लड़की ने जवाब दिया, ये वो इंसान है जिसकी स्पिरिचुअल पावर उसे बस एक कदम दूर रखती है ग्रेट मास्टर बनने से। बूढ़े आदमी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, इसने मुझे इतनी आसानी से हरा दिया, शायद हम इसकी असली ताकत की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी वक्त यू को एहसास हुआ कि उसके ग्रैंडफादर क्या इशारा कर रहे थे। उसे लगा जैसे वो कह रहे हों कि जांगचिंग टियान कोई और नहीं बल्कि टॉप लेवल मास्टर है। हुआंगफू चांगहाई ने तुरंत उस बात की पूरी तरह पुष्टि कर दी। उसने कहा, मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है। उसने आगे कहा, हाईएस्ट लेवल मास्टर्स बहुत ही रेयर होते हैं, खास तौर पर अर्थ पर जहां वो कभी सामने आते ही नहीं। ग्रेटर दैन सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि बड़े बड़े क्लैंस भी शायद उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन आम लोगों के लिए ऐसे किसी मास्टर से बस एक झलक मिलना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये कहने के बाद बुजुर्ग ने एक बार फिर अपनी पोती की तरफ देखा और पूछा, क्या ऐसे इंसान से रिश्ता बनाने के लिए उस जेड को देना सही नहीं था? यू ने कोई बहस नहीं की। किसी ग्रेट मास्टर से मिलना और दोस्ती करना, वो मौका किसी भी कीमती चीज से कहीं ज्यादा कीमती होता है। उसने ये भी जोड़ा कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो इतना यंग है और फिर भी इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। इसी दौरान जेंग यी जंगल के किनारे पर पहुंच चुका था। वो डिवाइन पावर के बारे में सोच रहा था, जो असल में स्पिरिचुअल एनर्जी की ही एक खास किस्म होती है, हेवन और अर्थ की एक पवित्र शक्ति। ऐसी मैजिकल पावर किसी इंसान की पूरी क्षमता को उजागर कर सकती है, लेकिन यहाँ तक कि सेलेस्टियल किंगडम में भी ये बहुत ही रेयर मानी जाती थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई आर्टिफैक्ट उसे इस छोटी सी अर्थ पर मिल जाएगा। हीरो हल्का सा मुस्कुराया, शायद वाकई में उसकी किस्मत साथ दे रही थी। वो मैजिकल जेड असल में उतना छोटा नहीं था जितना ऊपर से दिखता था। जंगचिंग ने तय कर लिया कि वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा और उस जेड की सारी एनर्जी को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लेगा। उसने अपनी हथेली में चमकते उस पत्थर को ध्यान से देखा, जो ब्राइट लाइट में टिमटिमा रहा था। अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी कस ली और अपनी इंटेंशन को फोकस किया। जेड ने तुरंत एक मैजिकल रिएक्शन दिया, जैसे किसी सोई हुई शक्ति को जगा दिया गया हो। आखिरकार ये आर्टिफैक्ट डिवाइन पावर को एक्टिवेट करने में केपेबल था, और जंगचिंग तेन के लिए ये बहुत ही टेम्पटिंग बात थी। उसने ध्यान लगाया और उसके चारों तरफ ब्रोकन मैजिकल स्ट्रीम्स लहराने लगे और धीरे धीरे वो शक्तिशाली एनर्जी स्पाइरल्स में बदल गए। हीरो को महसूस हुआ कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसने सोचा था।
मैजिक उसकी बात मान रही थी और हवा में एक अलग ही तनाव भरने लगा। एक पल बाद हीरो ने हाथ आगे बढ़ाया और सामने पड़े एक पत्थर पर बिजली सी तेज एक चमकदार वार गिराया। वो पत्थर टुकड़ों में बिखर गया। लाइटनिंग की ताकत इतनी ज्यादा थी कि अपने टारगेट का कोई नामो निशान तक नहीं बचा। यहाँ तक कि हुईन हुआ, पर जो टेक्निक उसने पहले इस्तेमाल की थी वो भी इस नई शक्ति के आगे कुछ नहीं थी। अब उसकी लाइटनिंग मैजिक कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। लेकिन हीरो को यह भी समझ में आ गया कि ये ताकत अभी सिर्फ मामूली एनिमीज के लिए काफी है, असल मेन एनिमी को हराने के लिए। उसे साफ दिख रहा था कि लाइटनिंग मैजिक में कोई कमी नहीं, बस उसकी एनर्जी रिजर्व ही उसे रोक रही है। लेकिन जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ये ताकत और भी खतरनाक बनती जाएगी। तभी जांग चिंतिन ने देखा कि पास की पहाड़ियों पर जोरदार मैजिकल करंट्स टकरा रही हैं, जिससे जमीन हल्के हल्के कांप रही थी। हीरो ने संकरे हुए नजरों से उस अजीब घटना को देखा। साफ था, वहां कोई बहुत जबरदस्त बैटल चल रही थी। फिर एक चट्टानी पहाड़ी के पीछे से एक लड़की की झलक मिली, जो चमचमाती हुई मेटल आर्मर में थी, जो किसी पुराने बैटल रेलिक जैसा दिख रहा था। वो लड़की एक भयंकर लड़ाई में थी, एक ऐसे आदमी के खिलाफ जो लगता था कि उसे पकड़ना चाहता है और उसकी शक्ति को अब्सॉर्ब कर अपने कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उस लड़के की आवाज घोड़े जैसी कर्कश थी। वो चिल्लाकर कह रहा था कि लिंग शाओवांग, तू इतनी दूर कैसे भाग निकली और अभी तक अपने बड़े भाई से भी कैसे बची रही। लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, बिफांग एक घटिया और बेहया इंसान है, मैं अब उसके कंट्रोल में नहीं रह सकती। अगले ही पल वो नीचे झुकी और उसकी आर्मर बहुत तेजी से बदलने लगी, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में समट गई। और फिर लिंग शाओवांग अब अपने डिफेंस के बिना सामने थी, लेकिन इसके बावजूद भी लड़की की नजरों में हिम्मत और घृणा साफ झलक रही थी। उसने तेज आवाज में अपने दुश्मन को चेतावनी दी, दूर रहो मुझसे। वो बिना आर्मर के भी लड़ने को तैयार थी। जांग यी ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके मन में एक सवाल आया, क्या इस दुनिया में सच में कॉम्बैट मैक्स हैं? हो सकता है उसकी इंटरवेंशन की वजह से ये दुनिया बदलने लगी हो, या फिर ये सब पहले से मौजूद था, बस उसकी पिछली जिंदगी में उसे इसका पता नहीं चला। ये सवाल अब भी अनसुलझा था। उधर बीफंग भी धीरे से जमीन पर उतरा और उसके शरीर से भी मेटल सेगमेंट्स अलग होने लगे। उसने शांत स्वर में लड़की को चेतावनी दी कि वो अब और विरोध न करे, क्योंकि वो एक दो दिन नहीं सालों से उसका पीछा कर रहा था और इस बार वो उसे हरगिज नहीं जाने देगा, क्योंकि लिन शाओवांग के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो उसे हर हाल में चाहिए थी, नहीं तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। लड़की ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा कांप झलक गया। उसने बाई फैंग को नीच कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। इसी बीच लिन शाओवांग ने नोटिस किया कि इस जंगल की खाली जगह में वो दोनों अकेले नहीं थे। वहां एक और अजनबी खड़ा था, शांत, स्थिर। बिना वक्त गवाए वो उस अनजान आदमी की तरफ तेजी से भागी। उसे उम्मीद थी कि शायद वही उसकी मदद करेगा, वही रक्षा देगा जो अब तक कोई और नहीं दे पाया। वो उस अजनबी से हाथ जोड़कर बोली, मैं पूरी तरह अनार्म्ड हूं, इस बदमाश से अकेले नहीं निपट सकती। बाय हंस पड़ा, मजाक उड़ाते हुए बोला, इतनी नाइव हो तुम? क्या तुम्हें सच में लगा कि कोई तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगा? उसने भी जंगचिंग तियन को ऊपर से नीचे देखा और कहा कि यह आदमी तो बहुत ऑर्डिनरी दिख रहा है, खुद की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। बाई ने फिर कहा, एक असली मर्द को लड़ाई के लिए बैटल सूट की जरूरत नहीं होती, एक पंच ही काफी है। उसने लिन शाओवांग को चेतावनी दी, अगर तुमने विरोध जारी रखा तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, तुम जैसे नीच इंसान के सामने मैं झुकने वाली नहीं हूं। और फिर उसने जांग से धीरे से कहा, तुम चले जाओ, अगर तुम बीच में पड़े तो पछताओगे। ब्योंग ने यह सुना तो हंसते हुए कहा, तुम्हारी हालत तो देखो, तुम घायल हो, तुम्हारा आर्मर टूट चुका है, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? वो लड़की के पास आया और बोला, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें चुना है, अब सब तय हो चुका है, कोई बहाना, कोई मदद तुम्हें बचा नहीं सकती। लिन शाओवांग ने जोर से उसे जाने देने की भीख मांगी, लेकिन उसमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खुद को बचा सके। बीफंग ने ठंडी मुस्कान के साथ उसे याद दिलाया, तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट करती रही, घमंड दिखाया, अब इसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। इसी पल जांगी धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें गंभीर थीं और चाल बेहद ठोस। वो शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोला, उस लड़की से अभी दूर हट जाओ। अगले ही सेकंड उसका हाथ गुस्से से कस गया। ब्योंग ने घृणा से पूछा, क्या तू मुझसे इस लहजे में बात कर रहा है? वो आगे बढ़ा और गुस्से में चिल्लाया, तूने जो कहा उसे फिर से दोहरा। जंगचिंग तियन ने उसी शांति से जवाब दिया, अगर जिंदा रहना चाहता है तो अभी और यहीं से निकल जा। बाई जोर से हंस पड़ा, मानो उसने कोई मजाक सुना हो। उसे पूरा भरोसा था कि सामने वाला एक बेवकूफ है जिसे नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रहा है। बाई बोला, साउथ साइड तक में कोई मुझसे इस तरह बात नहीं करता, और तू करेगा, तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। जैसे ही उस बदमाश ने अपना मुक्का झटका, उसका मुक्का सीधा जुंग चिंटिन की तरफ गया, लेकिन अगली ही सेकंड वो पलट गया। बीफंग ने चेहरा बचाने की कोशिश की और कहा कि सामने वाले की ताकत में तो कुछ भी खास नहीं है, लेकिन जंगटेन ने एक शब्द भी कहे बिना उसके हाथ को सख्ती से पकड़ लिया। अगले ही पल उसने एक ऐसा मूव मारा कि बीफंग उल्टा हवा में चला गया और सिर के बल झाड़ियों में गिरा। जोरदार धूल का गुबार उठ गया। बीफंग जमीन पर पड़ा रह गया, एकदम हक्का बक्का, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि हुआ क्या।
जांग यी धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे देखना चाहता हो कि सामने वाला असल में कितना दम रखता है। बीफंग गुस्से से बोला, अब ये लड़का गया काम से और अपनी घड़ी का मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया। एकदम से उसके शरीर पर मेटल प्लेट्स लगने लगी और वो कुछ सेकंड में ही एक भारी भरकम कॉम्बैट मैक में बदल गया। उसकी बॉडी का साइज बड़ा हो गया और वो बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो बोला, अब इस बेवकूफ को असली ताकत का एहसास होगा। लिन शाओंग ने घबराते हुए चेतावनी दी कि ये जो मशीन है ये बाई फैमिली की टॉप 10 में से एक है और सुपर मजबूत मेटल से बनी है। लेकिन जेंग यी एकदम शांत था, न कोई डर न घबराहट, और अगले ही पल उसने बिजली जैसी स्पीड में दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने पूरी सहजता से बीफंग की उंगली तोड़ दी, जैसे वो कोई पतली सी लकड़ी हो। लिन शाओंग की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये मशीन जिस मेटल से बनी थी उसकी उंगलियां तो इसकी असली ताकत थी और वो चूर चूर हो गईं। बीफंग बौखला गया और गुस्से में मुक्कों से हमला करने लगा, लेकिन चांगचिंग तियान ने बिना ज्यादा मेहनत किए हर अटैक को ब्लॉक किया और बड़ी हिकारत से उसकी तरफ देखा। बीफंग समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। वो तो सोचता था कि वो बहुत ताकतवर है। उधर लिन शाओंग पूरा सीन घबराहट और हैरानी से देख रही थी और सोच रही थी कि जंगल में जिस अजनबी से वो टकराई वो इतना ताकतवर निकलेगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। बीफंग अब और नहीं झेल पाया, गुस्से में गालियां दी और एक हथियार निकाल लिया ताकि सामने वाले को उड़ा सके। कुछ ही पल में उसने एक जबरदस्त प्रोजेक्टाइल फेंका, लेकिन जांग यी ने सिर्फ हल्की सी बिजली की तकनीक का इशारा किया और उसके चारों ओर मैजिकल करंट्स चमक उठे। एक ही बार में बीफंग जमीन से कई मीटर दूर जा गिरा और इस बार वो बुरी तरह चकनाचूर हो चुका था। वो जैसे तैसे उठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसने एक बार फिर आग का गोला छोड़ा, एक फ्लेम स्ट्रीम सीधा जांग यी की तरफ। लेकिन जांग यी वही खड़ा रहा, बिना पलक झपकाए, जैसे सामने कोई आग नहीं, बस हवा का झोंका हो। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ, आसपास की जमीन हिल उठी। लिन शाओंग ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और चेहरा हाथों से ढक लिया, और वहीं बीफंग जोर से हंस पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि अब ये नकली हीरो असली विलन की तरह जलकर राख हो चुका होगा। लेकिन बीफंग को यकीन था कि अब तो वो लड़का मारा गया है, और अगर वो लड़का मारा गया है और अगर वो भाग जाता तो शायद जान बच जाती। लिन शाओंग की आंखों में आंसू भर आए थे और उनमें एक सच्चा, बिना किसी मिलावट का डर साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए सोचा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, और ये लड़का जो इस सब में शामिल ही नहीं था अब शायद मर गया हो। उसकी आत्मा में पछतावे की एक गहरी लहर उठी। उधर बीफंग पूरे आत्मविश्वास से हंसते हुए बोल पड़ा, मर गया वो गुस्ताख, हा हा हा। लेकिन तभी गहरे धुएं के बीच से एक शांत आवाज आई, तू मुझी की बात कर रहा था क्या? ये थी जांग तियान की आवाज। बीफंग का चेहरा सुन्न पड़ गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी सबसे ताकतवर और विनाशकारी हमला था। ये बंदा कैसे बच गया? पर जांग ने ठंडे लहजे में कहा, अब तेरी बारी है असली वार सहने की। अगले ही पल उसने दिव्य बिजली की शक्ति को बुलाया। चारों तरफ जादुई करंट चमक उठे और देखते ही देखते बीफंग की भारी फौलादी आर्मर के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। अब वो बिल्कुल असहाय खड़ा था, कांपते हुए खांसते हुए बोला, ये कैसे हुआ? तूने मेरी वो आर्मर तोड़ दी जिसकी कीमत मेरी जान से भी ज्यादा थी। जंग यी ने एकदम ठंडी निगाहों से पूछा, बस मरने से पहले इतना ही बोलना है तुझे? बीफंग गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मेरे पीछे बहुत बड़ी ताकत है, तू मुझे मार नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल उसे खुद महसूस हो गया, अब बचना नामुमकिन है। जांग यी ने पूरी ताकत से एक पंच मारा। बीफंग कई मीटर दूर जाकर गिरा। जमीन से टकराते ही उसकी बोलती बंद हो गई। फिर बीफंग लड़खड़ाया, उठने की कोशिश की और बोला, तूने मुझे छुआ कैसे? जांग यी शांत होकर बोला, तेरी मौत उसी दिन तय हो गई थी जब तूने मेरे रास्ते में आने की सोची थी। बीफंग ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन जांग यी ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की और सब खत्म कर दिया। इसके बाद वो चुपचाप मुड़ा और आगे बढ़ गया। लिन शाओंग अब भी शौक में थी, लेकिन तभी उसने आवाज दी, रुको। जांग यी रुका और पूछा, क्या चाहिए? लड़की ने अपनी तारीफ को छिपाया नहीं और बोली, तुम जरूर कोई कल्टीवेटर हो। उसने फिर कहा कि उसका मैक टूट गया है, नेविगेशन सिस्टम नहीं है और उसे घर लौटना है, लेकिन अकेले डर लग रहा है। लेकिन वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप अपने साथ चल रहे लड़के की पीठ को देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और खुद का परिचय देते हुए उससे उसका नाम पूछा। जब लड़के ने अपना नाम बताया तो उसने मुस्कुराते हुए खुद को भी इंट्रोड्यूस किया और फिर थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या तुम कहीं कल्टीवेशन यूनियन से तो नहीं हो? जांग यी थोड़ी देर के लिए चौंका, फिर रुक गया और सीधा पूछा, ये क्या चीज है? कभी सुना ही नहीं इसका नाम। उसके चेहरे पर जेन्युइन सरप्राइज था। लिन शाओंग ने जवाब में कहा, तुम इतने ताकतवर हो, तुमने ब्योंग को एक झटके में हरा दिया और तुमने कल्टीवेशन अलायंस का नाम भी नहीं सुना। ये तो थोड़ा अजीब है। फिर जांग यी थोड़ी देर सोचता रहा और बोला, तुम जरा डिटेल में बताओ, मैं समझना चाहता हूं। लिन शाओंग ने समझाना शुरू किया, ये कल्टीवेशन यूनियन एक बहुत बड़ी ताकत है। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो कल्टीवेशन में हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं। इनका टॉप एशेलॉन बहुत मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल होता है। कहते हैं इनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पर इसमें शामिल होना बहुत मुश्किल है।
सिर्फ गिने चुने लोगों को ही ये ऑनर मिलता है। वैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ देखकर लगता है तुम्हारे लिए तो ये कोई मुश्किल बात नहीं होगी। उसने आगे बताया, पर एक और बड़ी ताकत है, एक्सॉल्टेशन लीग। ये लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड और मेक वॉरियर्स से बने होते हैं, कल्टीवेटर्स, और इनका हमेशा से टकराव चलता आया है। एक्सॉल्टेशन लीग ने कई बार कल्टीवेशन यूनियन को दबाया है। जांग यी गहरी सोच में चला गया। उसने मन में सोचा, पिछली जिंदगी में ना कल्टीवेशन यूनियन था, ना ही एक्सॉल्टेशन लीग। इसका मतलब इस दुनिया में अब बहुत कुछ बदल चुका है। तभी लिंग शाओंग ने कहा, बाईफोंग एक्सॉल्टेशन लीग की साउथ आइलैंड ब्रांच से था, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जो हुआ है उसके बारे में किसी को मत बताना, वरना बी फैमिली और ये लीग तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। उसने सलाह दी, कुछ दिन साउथ आइलैंड से दूर रहो। अगर पता चल गया कि बाईफोंग की मौत में तुम्हारा हाथ है तो बदला लेना तय है। जांग यी सोच में पड़ गया, ये लोग कौन हैं? सब इनसे डरते क्यों हैं? आखिर इनमें ऐसा क्या है? लिंग शाओंग ने बताया, ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ताकतवर हुए हैं। इनके पास ऐसे मेक सिस्टम्स होते हैं जो इनकी ताकत को बढ़ा देते हैं। कल्टीवेटर्स को इनके सामने टिकना मुश्किल होता है, पर जांग यी ने मन में ठान लिया, ये मेक वॉरियर्स असली खतरा नहीं है। इनकी ताकत सिर्फ मशीन्स पर टिकी है। इस दुनिया में चाहे जो हो जाए, मैं एक डीमन के तौर पर बुराई को जीतने नहीं दूंगा। इस बार मैं इमॉर्टल नहीं, एक वेनरेबल डीमन बनूंगा। उसने सोच लिया, अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा। अब वो अकेला ही अपना रास्ता तय करेगा। कुछ देर बाद दोनों एक शहर की सड़क पर पहुंचे। चारों तरफ चहल पहल थी और लोग आ जा रहे थे। जांग यी ने कहा, यहाँ कोई खतरा नहीं है, मैं बस तुम्हें शहर तक छोड़ने आया था। और फिर वो वापस मुड़ने ही वाला था कि लिन शाओंग ने उसका कपड़ा पकड़ लिया। वो बोली, मैं यहाँ साथ रह सकती हूँ? जांग यी ने सिर खुजाते हुए कहा, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, शायद मुश्किल हो। तभी लिन शाओंग की आंखें चमकी। ओह, तो तुम स्टूडेंट हो? किस ईयर में हो? मैं ईस्टर्न समर यूनिवर्सिटी को देखना चाहती हूँ, बहुत दिन से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 20 मिनट बाद दोनों एक साथ फुटपाथ पर चल रहे थे। जांग यी मन में सोच रहा था, ईस्टर्न समर यूनिवर्सिटी, यही मेरी पिछली जिंदगी की कहानी शुरू हुई थी, और अब मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ। चुपचाप चलते हुए दोनों यूनिवर्सिटी के गेट के पास पहुंचे। उसी वक्त बेंच पर बैठे कुछ स्टूडेंट्स ने लिन शाओंग को देखा और बोले, क्या लड़की है यार, पर ये हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट तो नहीं लगती। और वहीं पास खड़े एक आम से लड़के को देखकर कुछ स्टूडेंट सोचने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर ऐसे लड़के के साथ क्यों चल रही है। उसी वक्त लिन शाओंग ने माना कि उसे बहुत भूख लगी है और उसने सुझाव दिया कि क्यों न पहले कैंटीन चलें। इतना कहकर वो गुनगुनाते हुए मस्ती में आगे बढ़ गई और जांग यी बस शांत निगाहों से उसे जाते हुए देखता रहा। इसी दौरान दो दोस्त लीली और जांग शाओलन कॉरिडोर में चल रहे थे और बात कर रहे थे उस हादसे की जिसमें जोंगक्विंग टियान ने हुइन हुआ को बुरी तरह घायल कर दिया था। अब उसे लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। लीली ने कहा कि उसने उस लड़के के साथ काफी वक्त बर्बाद कर दिया और अब अगर वो सही फैसला लेना चाहती है तो उसे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जांग शाओलन ने जवाब दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे अपने फैसले पर पूरा भरोसा है और वो जानती है कि क्या कर रही है। लीली ने फिर कहा कि अब तो जांग यी को देखने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब से जांग शाओलन ने उसका फायदा उठाया है वो तो अब किसी काम का ही नहीं रहा। उधर लिन शाओंग कैंटीन में चिकन लेग्स का मजा ले रही थी और जांग यी को भी एक ट्राई करने को कहा। उसी वक्त लीली और जांग शाओलन भी वहीं मौजूद थीं और जो उन्होंने देखा उससे वे पूरी तरह हैरान रह गईं। जांग यी ने चिकन लेने से मना कर दिया, कहा कि अभी उसे भूख नहीं है, लेकिन लिन शाओंग ने जिद की, बोली, बस थोड़ा सा चख लो, बहुत स्वादिष्ट है। वो करीब आई और बोली, खाकर देखो, टेस्ट से चौंक जाओगे। उसी वक्त किसी ने जांग यी का नाम पुकारा। उसने धीरे से मुड़कर देखा, जांग शाओलन सामने थी। उसकी आंखों में गुस्सा और आवाज में कंपन था। उसने गुस्से में पूछा कि वो लड़की उसे खाना क्यों खिला रही है। उसकी नजरों में जलन और नाराजगी साफ दिख रही थी, जैसे वो चाहती थी कि जांग यी तुरंत कोई सफाई दे। जांग यी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ये मेरा पर्सनल मामला है और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जांग शाओलन ये सुनकर सदमे में आ गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जांग यी ऐसा भी जवाब देगा जैसे उसने ब्रेकअप के बाद तुरंत किसी और को अपना लिया हो। लीली ने भी दखल दिया, बोली, इस लड़के को अब किसी और से रिश्ता रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जांग यी ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम दोनों वाकई मुझसे और हूं टियान हुआ से मिलना चाहती हो? इसी बीच आसपास भीड़ जमा हो गई। लोग फुसफुसाने लगे कि जांग शाओलन तो कब से हूं टियान हुआ के पीछे पड़ी थी। कुछ लोग लिंग शाओलन को देखकर कहने लगे कि वो तो जांग शाओलन से कहीं ज्यादा खूबसूरत और अच्छे स्वभाव वाली लगती है। लिन शाओलन को धीरे धीरे जांग यी की फीलिंग समझ आने लगी। वो सोचने लगी कि ये लड़का कभी इस लड़की के लिए पूरी तरह से डिवोटेड था और अब वही लड़की उस पर आरोप लगा रही है। इस पर जांग शाओलन ने गुस्से में कहा कि वो लिंग शाओलन से सारे रिश्ते तोड़ दे और उससे दूर हो जाए। लेकिन लिंग शाओलन ने पूरी मजबूती से जवाब दिया, बोली, तुम्हें कोई हक नहीं कि जांग यी को बताओ कि उसे किसके साथ रहना है। शाओलन अब गुस्से से कांपने लगी, बोली, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? लीली ने भी घमंड से कहा, इस लड़की को अपनी औकात पता होनी चाहिए, हम लोगों के हू टियान हुआ से अच्छे कनेक्शंस हैं। लिंग शाओंग ने जवाब दिया, मुझे पूरी कहानी नहीं पता कि जांग यी और तुम्हारे बीच क्या हुआ, लेकिन एक बात तो साफ है, तुम्हारी तरफ से धोखा हुआ है। वो सोचने लगी कि जांग यी जैसा इंसान इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं था।
और ये भी मानना पड़ा कि शाओलन का उसे छोड़ देना शायद अच्छा ही हुआ। फिर उसने पूरी हिम्मत से कहा, अब से तुम जांग यी से दूर रहोगी। शाओलन अब पूरी तरह भड़क चुकी थी। उसने कहा, अब मैं तुम्हारे इस बेहुदा बर्ताव का बदला जरूर लूंगी। लेकिन तभी लिन शाओवांग के चारों तरफ एक जादुई रोशनी बनने लगी जो उसकी पूरी बॉडी को एक चमकदार सिलहूट में ढाल रही थी। लोग हैरान रह गए, जैसे उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं किया। लिन शाओवांग ने गुस्से में पूछा, मैंने सही सुना ना? जांग शॉन पहले से लड़ने को तैयार था, लेकिन लीली और उसकी दोस्त जमीन पर गिर गईं और डर से कांपने लगी। उनमें इतना भी साहस नहीं बचा था कि वो खड़ी हो पाती। लिन शाओवांग ने ठंडी मगर चेतावनी भरी आवाज में कहा, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, जांग यी से दूर रहो। उसी समय उसके साथ आए लड़के ने उसे आवाज दी, चलो यहां से, मुझे इन लोगों के साथ एक पल और नहीं रहना। लिन शाओवांग ने उसका पीछा किया और बोली, सच कहूं तो मेरा भी मन कर रहा है कहीं बाहर चलकर कुछ खा लें ताकि दिमाग शांत हो जाए। पीछे खड़े लोग अब भी हैरान थे। वो एक दूसरे से कह रहे थे, उस लड़की ने तो एक बहुत पावरफुल फर इस्तेमाल किया, और वो लड़का, वो तो बहुत लकी था। चंग शॉनन ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। उसने दूर से चिल्लाकर कहा, जांग यी को इसका पछतावा जरूर होगा। हुईन हुआ उससे कई गुना ताकतवर है। उधर जांग यी और उसका दोस्त यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आगे बढ़ने लगे। जांग यी ने थोड़ा उदास होकर अपना फोन निकाला और तभी उसमें एक पुराना नोटिफिकेशन दिखा। उसने गौर किया कि यह मैसेज काफी पहले भेजा गया था, लेकिन जिस नंबर से आया था शायद अब वो एक्टिव नहीं रहा। पर तभी फोन के उस पार से आवाज आई। वो आवाज थी उसके पिता लाओ जांग की। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कर, मुझे पता है कि डेट पर खर्चा हो जाता है। जांग यी ने जवाब दिया, नहीं, पैसे की बात नहीं है, मैं बस आपकी आवाज सुनना चाहता था। और बातचीत जारी ही थी कि अचानक कोई आदमी पास आया। वो आदमी गुस्से में था, उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। उसने कड़क आवाज में कहा, लाओ जांग, कामचोरी बंद करो और छत पर जाओ, वहां रॉड चढ़ानी है। जांग यी फोन पर सुनकर अलर्ट हो गया और पूछा, पापा ये शोर कैसा है? लाओ जांग ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़े काम चल रहे हैं। और फिर उसने कहा, मैं जल्दी ही यूंजो जा रहा हूं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने, फिर तुझसे भी मिलूंगा। फोन कट गया। जांग यी ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और सोचा, दुनिया भले बदल गई हो, लेकिन पापा अब भी वैसे ही हैं और यही बात हिम्मत देती है। लेकिन उधर बॉस गुस्से में चीख पड़ा, अगर दोबारा काम छोड़कर फोन पर बात की तो सीधे एचआर को रिपोर्ट कर दूंगा। लाओ जांग ने धीरे से कहा, वो मेरा बेटा था, मैं मना नहीं कर सका। पर बॉस ने झटक कर कहा, मुझे वजह नहीं सुननी, सिर्फ काम चाहिए। उधर जांग यी और लिन शाओवांग साथ चल रहे थे। वो लड़की थोड़ी दूरी पर धीरे धीरे चल रही थी। तभी लिन शाओवांग ने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं उधार दे सकती हूँ। जांग यी ने बिना देखे जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो होटल चली जाओ, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? लड़की ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और बोली, क्या सच में तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते? जांग यी ने ठंडी निगाहों से सिर हिलाया, नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं है। लेकिन लड़की की आवाज अब भी डरी हुई थी, मैं बहुत डरी हुई हूं और अकेली नहीं रह सकती, कम से कम मुझे होटल तक छोड़ दो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी सोच के बाद जांग यी ने हामी भर दी, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आई जब वो एक डीमन लॉर्ड था। उसे एक गॉडेस से प्यार हुआ था और पूरी दुनिया उस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन वो लड़की उसके साथ डटी रही। उसने अपने बगीचे में उगाई केओस डिवाइन पोशन उसे दी थी ताकि उसकी सेहत ठीक हो सके। जाते वक्त उसने कहा था, मैं लिए हुआन की दुनिया में टेस्ट देने जा रही हूँ, मुझे मिस मत करना, मैं मेहनत करूंगी ताकि एक दिन तुम्हारे लायक बन सकूं। अब वे दोनों बिछड़ चुके हैं, लेकिन जांग यी ने वादा किया था, मैं एक दिन जरूर लौटूंगा। उसने फैसला कर लिया था, किसी भी हाल में मैं उसे फिर ढूंढ निकालूंगा। इसी सोच में दोनों होटल पहुंचे। लिन शाओवांग ने कहा, चलो अंदर चलो, ये मेरी बहन का होटल है। लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड सामने आ गया। उसने रुकने का इशारा किया और गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? जांग यी ने शांत स्वर में कहा, हम यहाँ रात रुकने आए हैं। गार्ड ने शक से देखा और पूछा, बुकिंग है? लिन शाओवांग थोड़ी घबरा गई, नहीं, बुकिंग नहीं की। लेकिन तभी लिन शाओवांग ने साफ कहा कि उसे लगा था कि यहाँ आने के लिए बुकिंग की जरूरत नहीं होगी। इस पर सिक्योरिटी गार्ड ने घमंड से कहा, यह शहर का सबसे एलीट होटल है, बिना रिजर्वेशन के यहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता। तभी एक चश्मा पहने हुए आदमी वहां आया और बोला, ये दरवाजे पर इतनी आवाज किस बात की है? उसका नाम था वैन बेड, और जैसे ही उसने जांग यी को देखा उसका चेहरा बदल गया। उसने पूछा, कहीं हम पहले मिल चुके हैं? फिर खुद ही बोला, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, यही वो लड़का है जिसने हु टियान हुआ का सामना करने की हिम्मत की थी। सिक्योरिटी गार्ड ने मैनेजर वोंग को बताया कि ये लोग बस एक रात ठहरने आए हैं। लेकिन मैनेजर का दिमाग कुछ और सोचने लगा और उसने कहा, तुम्हें पता भी है इस होटल का दूसरा शेयर होल्डर कौन है? हु टियान हुआ का बाप। फिर हंसते हुए बोला, गरीब लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमारे होटल में आ गया, शायद रास्ता भटक गया होगा। सिक्योरिटी गार्ड ने भी हाँ में हाँ मिलाई, ऐसे लोग तो 30 यूएन वाली गंदी बंजार बिल्डिंगों में सोते हैं या सीढ़ियों में। जांग यी ने सब कुछ शांति से सुना और ठंडे लहजे में बोला, मुझे एक कमरा चाहिए। वैन बेड उसकी बेशर्मी पर भड़क गया,
चलो यहाँ से निकलो और अपनी लड़की को भी ले जाओ। लेकिन तभी एक तेज थप्पड़ पड़ा वैन बेट के चेहरे पर। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जांगी ने सिर्फ एक हाथ हिलाया और मैनेजर हवा में उड़ गया। उसी समय कॉरिडोर में हाई हील्स की आवाज सुनाई दी। वहां आ रही थी जांग शाइन और लीली। जैसे ही उन्होंने मैनेजर को जमीन पर देखा, चौंक गईं। शाइन ने पूछा, तुम ठीक हो? लीली बोली, ये हिम्मत किसकी हुई? वोंग बड़ों ने बमुश्किल जवाब दिया, तुम लोग ठीक वक्त पर आ गए। ये गरीब लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को यहां ले आया। शाइन और लीली चौंक गईं। क्या? वो लड़की को डिनर पे ले गया और अब रूम में ले जाने वाला है? शाइन गुस्से से बोली, तू दो चेहरे वाला इंसान है। लीली ने पूछा, ये लड़की कहां से पकड़ लाया? फिर जंग शाओलन, जो उसकी एक्स वाइफ है, शक से पूछती है, कहां से उठाकर लाए हो इस लड़की को? लेकिन जंग ही अब भी शांत है। तुमसे मतलब नहीं है। एकदम साफ कर देता है कि वो किसी को कुछ बताने वाला नहीं है। शाओलन अब गुस्से में फट पड़ती है, अगर अभी नहीं बताया तो मैं इस लड़की का चेहरा बिगाड़ दूंगी। और ये कहते हुए वो तेजी से आगे बढ़ती है, हाथ सीधा लिन शाओंग की तरफ उठाकर। लेकिन लिन शाओंग कोई कमजोर लड़की नहीं थी। उसने साफ कहा, बिल्कुल भी करीब मत आना। और फिर एक जोरदार मुक्का जांग शायान के मुंह पर। शायान लड़खड़ाई, इस सस्ती औरत ने मुझे मारा। पर लिन शाओंग रुकी नहीं, एक के बाद एक मुक्के पड़ते गए। शायान को भागना पड़ा। लिन शाओंग ने कहा, अगर जांगी अब तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था तो मैं बिल्कुल नहीं। हार चुकी शाइन ने वम्बेट से चिल्लाकर कहा, कोई बुलाओ, इसे रोको। मैनेजर ने तुरंत आदेश दिया, सिक्योरिटी बुलाओ, इस गरीब लड़के और इसकी गुस्ताख गर्ल को गिरफ्तार करो। कुछ ही पल बाद गार्ड्स की एक टुकड़ी सामने खड़ी थी, साथ में कुछ हथियारबंद पुलिस वाले भी। शायान ने पुलिस में से एक को, जिसका नाम वोंगे था, आगे बुलाकर कहा, इन लोगों को सबक सिखाओ। और फिर बॉडीगार्ड्स का झुंड आगे बढ़ा जांग यी और लिन शाओंग को पकड़ने के लिए। लेकिन उन लेडीज ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, अब सब देखेंगे कि कौन क्या कर सकता है, मजा आएगा। अगले ही पल सारे गार्ड्स एकदम से वहीं जम गए। जो उन्होंने देखा उससे सबके होश उड़ गए। होटल का एक और टॉप मैनेजर चियांग कई तेजी से आगे आया और थोड़ा चौंकते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? वोंग बडेन थोड़ा हड़बड़ाया और बोला, सर आप यहाँ कैसे? लेकिन फिर झट से लहजा बदल लिया और चापलूसी में लग गया। चियांग काई ने उसे बीच में ही काटते हुए सख्ती से कहा, इतनी जोर की आवाज थी कि होटल की शांति और रेपुटेशन दोनों खतरे में आ गए हैं। वोंग बडेन ने तुरंत जांग यी और लिन शाओंग की तरफ इशारा किया और बोला, ये औरत एक गरीब लड़के के साथ आई है और हमारे स्टाफ पर हमला कर दिया। वहीं जांग यी और लिन शाओंग शांत खड़े सब देख रहे थे, बिना कुछ बोले। चियांग काई ने फिर ध्यान से देखा और खुद से बड़बड़ाया, ये सब चल क्या रहा है? वनबाड़ों को पूरा यकीन था कि अब इनकी बैंड बजने वाली है। वो मुस्कुराया और बोला, अब समय आ गया है सजा का, अब ये लोग बच नहीं पाएंगे। पूरा माहौल चुप हो गया। टेंशन इतनी गाढ़ी थी कि काटो तो खून निकले। लेकिन जांग यी और लिन शाओंग अब भी एकदम शांत खड़े थे। वहीं वैन बार्डन और उसकी टीम एकदम तैयार खड़ी थी, पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। पर तभी अचानक से चियांग काई ने एक कदम आगे बढ़ाया, झुककर लिन शाओंग को सलाम किया और बोला, चेयरमैन लिंग। उसने कांपती आवाज में माफी मांगी, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, बहुत बड़ी गलती हो गई। पूरा हॉल सन्न रह गया। सब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे किसी ने कोई बड़ा राज खोल दिया हो। चेयरमैन लिंग, चियांग काई के मन में ख्याल आया, इन बेवकूफों को ये तक नहीं पता कि होटल की सबसे बड़ी शेयर होल्डर यही है चेयरमैन लिंग। लिंग शाओंग सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत की वजह से भी एक बड़ी बिजनेस वुमन थी। अब तक अकड़ में खड़ी जांग शाओलन एकदम से कांपने लगी। डर ने उसे घेर लिया। लिंग शाओंग ने उसे दोबारा एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, मुझ पर चिल्लाना बंद करो। शाओलन ने डरते हुए माफी मांगी, मुझे नहीं पता था, और शर्म से नजरें झुका लीं। इसके बाद वोंग बडेन की बारी आई। लिंग शाओंग ने उसे भी एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और कहा, तुझे तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करने वाली। वो जमीन पर जा गिरा और जैसे तैसे बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। लेडी ने कड़ा जवाब दिया, तूने मेरे दोस्त का अपमान किया है और ये बात कभी नहीं भूली जाएगी। अब चियांग काई ने सबको आदेश दिया, सब घुटनों पर आकर माफी मांगो। कोई चारा नहीं बचा, एक एक कर सब घुटनों पर गिर गए। इसके बाद जांग यी और लिंग शाओंग वहां से मुड़कर चल दिए। लिंग शाओंग ने कहा, अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं। वहीं पीछे से जांग शाओलन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जांग यी इतनी बड़ी लेडी के साथ घूम रहा था। उसकी दोस्त लीली बोली, इतना मामूली लड़का और ये लड़की, यकीनन ये लड़की इसे सिर्फ टाइम पास के लिए यूज कर रही है। उधर होटल के बाहर जांग यी ने लिंग शाओंग से कहा, हम होटल पहुंच ही गए हैं, अब मुझे निकलना चाहिए। थोड़ी शर्माते हुए लिंग शाओंग बोली, शायद तुम्हें मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं। जांग यी बस मुस्कुराया, हाथ हिलाया और बोला, थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ देता हूं। लेडी सोचने लगी, बाकी लड़के तो मुझे पाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये बंदा तो जैसे इंटरेस्टेड ही नहीं है। इतने में उसका फोन बजा। हुआंग फू यून का कॉल था। उसने कहा, एक इमरजेंसी है, तुम्हारी जरूरत है, अगर कहो तो मैं अभी आकर तुम्हें पिक कर लूं। जांग यी ने शॉर्ट में जवाब दिया, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। और इसी के साथ वो बातचीत खत्म हो गई। दूरी पर खड़ी जांग शाओलन और लीली सब कुछ देख रही थीं और हंसते हुए बोली, हमें तो लगा था कि ये लड़का यहां से धक्के खाकर निकलेगा। शाओलन बोली, जांग यी सोचता है कि वो लिंग कुन के साथ टॉप पर पहुंच जाएगा,
लेकिन सबको साफ दिख रहा था कि जांग यी उस एलिट्स वाले सर्कल का हिस्सा नहीं था। उसकी फ्रेंड ने भी हामी भरी, ये तो खुद ही फंसा है, अब देखना कैसे खुद को बचाने के लिए जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाएगा। तभी उन लड़कियों ने देखा कि एक बेहद एलिगेंट और पावरफुल लड़की हुआंग फू यून, जो एक रॉयल फैमिली से थी, जांग यी की तरफ बढ़ रही है। दोनों लड़कियां एकदम सन्न, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे एक भी पल मिस करना नहीं चाहती थीं। जांग शियान ने कंफर्म किया, वो वही है, वही हुआंग फू यून जिसे अब तक बस न्यूज और मैगजीन में ही देखा था। असल जिंदगी में हुआंग फू यून और भी ज्यादा खूबसूरत लगी, एकदम ग्रेसफुल फिगर और पावरफुल आभा के साथ। वो एक एलीट लेवल की इंसान थी और उनकी हुआंग फू फैमिली तो हु फैमिली से भी ज्यादा ताकतवर मानी जाती थी। अगर कोई उनसे मिल भी ले तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। इधर हुआंग फू यून सीधा जांग यी के पास पहुंची और दोनों लड़कियां दंग रह गईं। उनकी जुबान बंद हो गई, आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर भरोसा नहीं हुआ। जांग यी बड़े आराम से हुआंग फू यून के साथ चलकर गाड़ी में बैठ गया, जैसे ये सब नॉर्मल हो उसके लिए। लड़कियां उसे हैरानी से देखती रहीं। ये लड़की इससे मिलने ही आई थी। जांग शॉन का गुस्सा फूट पड़ा, उसका खून उबलने लगा। फ्रेंड लिली ने बस इतना कहा, लगता है जांग यी जितनी तेजी से जगह बदलता है उतनी ही तेजी से लड़कियां भी बदल लेता है। अब गाड़ी रुकी एक बड़ा और एलिट बिल्डिंग के सामने। आयरन के ऊंचे गेट से घिरी ये बिल्डिंग रॉयल थी। आंगन में खड़ा था हंग फू कुंग है। उसने तुरंत जांग यी को पहचान लिया और आदर से स्वागत किया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आओ। जांग यी थोड़ा हैरान हुआ, ऐसी क्या अर्जेंट बात थी जो मुझे तुरंत बुलाया गया। उन्होंने कहा, चलो अंदर, हॉल में पहुंचकर सब साफ हो जाएगा। जैसे ही वो हॉल में घुसे, जांग यी ने देखा कि सेंटर में एक बुजुर्ग साधु बैठे थे और कुछ लोग बेड्स पर लेटे हुए थे बिना किसी हलचल के। सिचुएशन सीरियस थी। हंग फू कॉन्ग है ने फिर परिचय करवाया, ये हैं लियू शांग चोंग, लॉन्गहू माउंटेन स्कूल के शिष्य और एक फेमस स्पिरिचुअल मास्टर। फिर वो जांग यी की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये लड़का कमाल का है, शायद ये हमारी मदद कर सके। लियू शांग चोंग को बात हजम नहीं हुई। वो बोले, आजकल ढेरों धोखेबाज घूम रहे हैं, थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में जाल में फंसना बेवकूफी है। फिर जांग यी को दो बेहोश लोगों के पास ले जाया गया। बोला गया, ये हमारे होंगफू परिवार के वारिस हैं, कल बहुत ही बुरी हालत में लाए गए थे, अब तक होश नहीं आया। जांग यी ने उन्हें जल्दी से चेक किया और दिमाग में एकदम से कॉर्प्स किंग की याद आ गई। उसने सोचा ये जहर है और हो सकता है फिर से वही गोस्ट कल्टीवेटर वाली चीज हो रही हो। ये सुनकर लियू शांग चोंग हंस पड़ा, क्या बकवास है, ज़ॉम्बीज वॉम्बीज, तुमने ज्यादा मूवी देख ली है। जांग यी ने जवाब दिया, तुम तो खुद को माउंट लॉन्गहू का शिष्य कहते हो और ज़ॉम्बीज के अस्तित्व को नकारते हो, तुम तो खुद ही फर्जी लगते हो। लियू शांग चोंग ने अकड़ के कहा, ज़ॉम्बीज इस दुनिया में होते ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये सब मिथ है। फिर उसने फिर से हंग फू को कहा, मैंने पहले ही कहा था, ये भी एक ठग ही निकलेगा। हंग फू ने पूछा, अगर जहर नहीं है तो फिर क्या? मास्टर ने जवाब दिया, इनका शरीर जहरीली जड़ी बूटियों की वजह से टॉक्सिन से भर गया है। फिर उसने दो छोटी सी बोतलें निकाली, ये मेरी स्पेशल दवा है। जांग यी ने तुरंत टोका, ये टॉक्सिन इतना स्ट्रांग है कि अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो ये लोग असली ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। लियू शांग चोंग ने चिढ़कर जवाब दिया, थोड़ा बड़ों से सीखो, धोखा मत दो, मैं शरीफ और कुलीन फैमिली से हूं। फिर उसने एक लाल गोली निकाली और मरीज के मुंह में डाल दी। दवा काम कर गई है, इन्हें अब अच्छा महसूस होना चाहिए और ये ज़ॉम्बीज की बातें बिल्कुल बेवकूफ़ी हैं। लेकिन तभी दोनों मरीजों ने अचानक आंखें खोल दी। उनकी नजरें एकदम गैर इंसानी और डरावनी थीं। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गए, चेहरा ऐसा जैसे किसी को भी वहीं मार डालेंगे। और तभी एक गार्ड चीख पड़ा, मास्टर लियू शांग चोंग के पीछे खतरा है। लेकिन उसे अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं मिला। उधर मास्टर ने एक घमंडी मुस्कान के साथ कहा, देखा, सब कुछ ठीक है, मरीज बस होश में आ गए हैं, मेरी दवा ने असर किया है। लेकिन घर के मालिक ने घबराकर तुरंत टोका, नहीं, ये ठीक होने जैसा कुछ नहीं है, जरा ध्यान से देखिए कि इन दोनों की हालत कैसी है। लियू शांग चोंग बाहर से भले ही शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों पागल जैसे दिखने वाले प्राणी पीछे से उस पर टूट पड़े, वो भी हिल गया। उसने झट से पलटकर देखा, लेकिन मुश्किल से ही वो उन पंजों से बच पाया जो सीधा उसके चेहरे की तरफ आ रहे थे। अगले ही पल वो खुद को उस संक्रमित प्राणी के आमने सामने खड़ा पा रहा था, जिसकी शक्ल इंसान जैसी कम और किसी जानवर जैसी ज्यादा लग रही थी। डर के मारे लियू शांग चोंग जोर से चिल्लाया, बचाओ। लेकिन अब वो मॉन्स्टर सुनने की हालत में नहीं थे। वो बुरी तरह से उसे पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। लियू शांग चोंग खुद को बचाने की कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, जो कुछ भी उसे आता है सब आजमा लेता है, लेकिन उन दोनों मॉन्स्टर से खुद को छुड़ाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। हंग फू चंघाई घबरा जाता है। वो तुरंत जांग यी की तरफ देखता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज जल्दी कुछ करो, मास्टर की जान खतरे में है। लेकिन जांग यी अब भी शांत खड़ा होता है, बस एक हल्की सी उंगली हिलाता है और पहला ज़ॉम्बी हवा में उड़ता हुआ सीधा दीवार से जा टकराता है। दूसरे को वो सिर पर एक हल्का सा स्पर्श करता है और वो क्रीचर एकदम से शांत होकर जमीन पर गिर जाता है। लू शांग चांग मुश्किल से उठता है, पसीना पोंछते हुए कहता है, मैं तो बस थोड़ी लापरवाही कर गया था, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। इसके बाद वो खुद को संभालते हुए कहता है,
ये दोनों संक्रमित बहुत ज्यादा जहरीले हो चुके हैं और इन्हें सिर्फ मेरी कल्टीवेशन की पूरी ताकत से ही बचाया जा सकता है। फिर वो कमरे के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और सभी को बड़े घमंड से कहता है, अब देखो मेरी वो स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक जो सिर्फ मुझे आती है। एक पतली सी रोशनी की किरण एक ज़ॉम्बी के सिर के ऊपर चमकने लगती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर उस रोशनी में ढक जाता है। लियू शांगचोंग समझाता है, ये एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट है जो ताकतवर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ता है। इससे वायरसेस, टॉक्सिन्स और किसी भी इन्फेक्शन को खत्म किया जा सकता है। ये मेरी खुद की बनाई हुई टेक्निक है जो आम तरीकों से कहीं बेहतर है। वो आगे कहता है, ये एंशिएंट टेक्निक और मॉडर्न साइंस का मेल है और यही मुझे एक ट्रू हीलर बनाता है। इतना कहने के बाद वो घमंडी अंदाज में जांग यी की तरफ देखता है और मान लेता है कि शायद अब ये लड़का उससे प्रभावित हो गया होगा। हुआंगफू चंगाई भी श्रद्धा से कहता है, लियू शांगचांग चीन में पहले इंसान हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी और कल्टीवेशन को इतने हाई लेवल पर जोड़ा है। लेकिन जांग यी अब भी शांत खड़ा था और बस एक ठंडी आवाज में कहता है, इस रोशनी का असर हीलिंग नहीं है, लेकिन असल में ये सब किसी कर्स की वजह से नहीं बल्कि उन ज़ॉम्बीज की ब्राइट लाइट से डरने की वजह से हो रहा था। लड़के ने बताया कि वो आदमी पहले ही डूम्ड था और लियू शांगचांग के एक्शंस ने बस उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को तेज कर दिया। अब उसे बचाना नामुमकिन था। लेकिन लियू शांगचांग ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, इन दोनों पर जहर का असर पूरी तरह फैल चुका है। उनकी मांसपेशियां और अंग पूरी तरह इन्फेक्टेड हैं। अब कोई भी इन्हें नहीं बचा सकता। पर तभी माहौल में अचानक मैजिकल एनर्जी की चिंगारियां चमकने लगी। जांग यी धीरे धीरे उन लाशों के बीच से चलता हुआ निकला। उसकी आंखें एक एक इन्फेक्टेड बॉडी को गौर से देख रही थीं। एक बॉडी के पास रुककर उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसकी हथेलियों से ब्राइट वाइटल एनर्जी की धाराएं निकलने लगीं। जैसे ही उसने पीड़ित के सीने को छुआ, एनर्जी की लहरें चारों ओर घूमने लगीं जो शरीर को इन्फेक्शन से शुद्ध करने लगीं। कुछ ही सेकंड में वो आदमी जोर जोर से खांसने लगा। उसके मुंह से काला धुआं निकला और जैसे वो मौत की नींद से वापस आ गया हो। वो आदमी चौंक कर उठ बैठा और चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर हुआंगफू चांगहाई पर पड़ी, जिसने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम जाग गए। हुआंगफू ने पूछा, तुम्हें कुछ याद है? ये भयानक बीमारी कहाँ से आई? ऐसा लग रहा था जैसे कोई श्राप हो। उस आदमी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, सब कुछ उस गोल्ड माइन से शुरू हुआ। जहां कुछ ऐसा देखा जो आज तक कभी नहीं देखा था। वहां कुछ इतना डरावना हुआ जो समझ से बाहर है। लेकिन हुआंगफू ने कहा कि वो कुछ डिटेल्स में बताओ, क्योंकि एम्बिग्यूटी पूरे खानदान के लिए खतरा बन सकती है। आदमी ने भारी मन से कबूल किया कि वो 10 लोगों की टीम के साथ वहां अनोमली जांचने गया था। पर जैसे ही अंदर गए उन्हें सोने की खान नहीं बल्कि एक एंशिएंट सेमेट्री मिला। हुआंगफू एकदम स्टन्ड रह गया। 100 मीटर जमीन के नीचे एक कब्रिस्तान? वो तो पहले ही पूरी तरह एक्सप्लोर हो चुकी थी। पर वो डरा हुआ मजदूर कांपती आवाज में बोला, सर, मेरी आंखों ने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता और डर आज भी पीछा नहीं छोड़ता। उसने बताया कि वहां उन्हें अनडेड की एक वेव ने घेर लिया था। टीम के ज्यादातर लोग मारे गए। उन्हें समझ भी नहीं आया कि ये सब अचानक कैसे हो गया। आंखों में आंसू लिए वो बोला, जब तक हमें खतरे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लौटने का रास्ता कट चुका था। जांग यी ने भौएं चढ़ाई, शायद मुझे उसी माइन की वजह से बुलाया गया है। उसकी आंखों में चिंता की एक चमक आ गई। हुआंगफू चंगाई ने धीरे से सिर हिलाया और थोड़ी देर चुप रहकर बोला, हाँ, हमारी फैमिली की एक सोने की खान है वेस्टर्न माउंटेन्स में, लेकिन कुछ समय पहले उसे बंद कर दिया गया था स्ट्रेंज इंसिडेंट्स की वजह से। वो बोले, हमने उस जगह की जांच गोस्ट कल्टीवेटर से करवाने की सोची थी, लेकिन जिसे जांग यी ने पहले ही नष्ट कर दिया। वो बस बाहर से देखकर ही भाग गया, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा, अब जांग यी और लियू शांगचोंग इस काम को अंजाम देंगे और किंगडम की मदद के बदले हमारी फैमिली उन्हें बड़ा इनाम देगी। लियू शांगचोंग ने जरा अकड़ के साथ बोला, ऐसे काम तो मेरे ही लिए बने हैं। मैं एक इमॉर्टल प्रैक्टिशनर हूं जो टेक्नोलॉजी और कल्टीवेशन का मास्टर है। ईविल स्पिरिट्स, मॉन्स्टर्स और डीमंस सब मेरी टेक्निक के आगे झुकते हैं। उसने प्राउडली कहा, मुझे किसी से डर नहीं। इसके बाद मकान मालिक जांग यी की तरफ मुड़ा और उससे उसकी राय पूछी। जांग यी ने शांत लहजे में जवाब दिया, जब तक खुद जाकर सब कुछ अपनी आंखों से न देख लूं तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। फिर एक झलक उसकी आंखों में चमकी। शायद उस माइन में कुछ खास तरह के ज़ॉम्बीज छिपे हों जो डार्क आर्ट्स की कल्टीवेशन के लिए एनर्जी सोर्स बन सकते हैं। मालिक ने संतोष के साथ सिर हिलाया, तो चलिए, अब निकलने का समय आ गया है। सब तैयार हो जाएं। कुछ समय बाद वो पूरी टीम उस माइन के पास पहुंची जो एक विशाल पहाड़ के नीचे स्थित थी। उसका एंट्रेंस एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। लियू सांच ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, चाहे वो ज़ॉम्बीज हों, डीमंस हों या कोई कर्स, जो भी अंदर हमारा इंतजार कर रहा है, मैं उससे आसानी से निपट लूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाते, आसमान में अचानक चिंगारियां फूट पड़ी और बिजली जैसी चमकती हुई एनर्जी की लहरें हवा को चीरने लगी। सबका ध्यान ऊपर की तरफ चला गया और तभी एक रहस्यमय हीरो आसमान में प्रकट हुआ, लोहे की भारी भरकम आर्मर में लिपटा हुआ, जिसकी पूरी बॉडी से एक डरावनी चमक निकल रही थी। होंगफू यून ने चुपचाप कहा, ये तो साफ लग रहा है बाई परिवार का कोई फूर है। फिर उसने नाराजी भरी निगाह से ऊपर देखा। इधर वो रहस्यमयी वॉरियर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और उसके शरीर से निकलती जादुई चिंगारियां चारों ओर फैलने लगी। कुछ ही पल बाद उसका आर्मर ट्रांसफॉर्म होने लगा
और अब साफ हो गया कि उसके अंदर एक यंग लड़की थी जो फुल कॉम्बैट सूट में नीचे उतर रही थी। जमीन पर उतरते ही उसने एक मुस्कान के साथ ऐलान किया, हम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे हैं। ये नज़ारा वाकई शानदार होने वाला है। हुआंगफू युन ने नफरत भरी नजर से देखा और पूछा, बाई चिंगिंग, तुम यहाँ कर क्या रही हो? उसने बिल्कुल शांत लहजे में जवाब दिया, मैंने सुना कि हैंगफू परिवार की गोल्ड माइन में एक त्रासदी हुई है, तो सोचा मदद की पेशकश कर दूं। मिस हैंगफू ने झल्लाते हुए जवाब दिया, हमें तुम्हारी किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि अब भी लौट जाओ, बाई चिंगिंग ने ठंडी आवाज में कहा। अगर माइन में इतनी देर से प्रॉब्लम चल रही है और अब तक हल नहीं हुई, तो मदद की जरूरत तो है। फिर उसने सीधा ऐलान किया, इस बार मैं बाई परिवार की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस सबसे बेस्ट मेक का इस्तेमाल करूंगी इस माइन को क्लियर करने के लिए। लेकिन उसने एक शर्त रख दी, अगर मेरी मदद ली जाती है तो गोल्ड माइन की 50% कमाई बाई परिवार को जाएगी। हैंगफू यूं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतनी बेशर्मी की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन बाई चिंगचिंग बस मुस्कुराई और बोली, थोड़ा समझदारी से सोचो, गोल्ड माइन का पूरा नुकसान देखने से अच्छा है प्रॉफिट बांट लो। मिस हैंगफू ने घमंड से जवाब दिया, ये माइन हैंगफू परिवार की है और चाहे कोई जितना भी चाहे इसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उसने जोर देते हुए कहा, हमने 2 एक्सपर्ट्स को खास बुलाया है जो किसी भी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं, हमें किसी बाहरी की जरूरत नहीं। बाई चिंगचिंग ने उन दोनों की तरफ शक भरी निगाह डाली और तंज कसते हुए पूछा, सिर्फ 2 ही लोग? मेरे हिसाब से ये तो बहुत कम है। फिर उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, एक तो बिल्कुल नया लगता है और दूसरा एक चालाक बूढ़ा, उसके चेहरे पर ही लिखा है। इन शब्दों के साथ उसने साफ जता दिया कि हैंगफू युन उससे भी ज्यादा नाकाम साबित हुई है जितना वो सोच रही थी। लिu शांगचांग ने यह सुनकर गुस्से में कहा, अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करो, मैं वो हूं जिसने टेक्नोलॉजी और मार्शल आर्ट्स को एक किया है, एक महान मास्टर। लड़की ने कहा, हाँ, सुना है, हर जगह तुम्हारे टेक्नो कल्टिवेटर होने की अफवाहें फैली हुई हैं। लिu शांगचांग ने जांग यी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, बी परिवार तक को मेरी पहचान है, ये कोई छोटी बात नहीं। हैंगफू युन ने ठंडे लहजे में कहा, बाई चिंगचिंग, ये हैंगफू परिवार का मामला है, इसमें टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। इसके बाद उसने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और हुक्म दिया, 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना तुरंत माइन के अंदर उतरना शुरू करो। बाई चिंगचिंग ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, अगर यूं डरती है तो बाहर ही खड़ी रह सकती है। लेकिन उस लड़की ने साफ कह दिया था, वो खुद आगे बढ़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर किसी को चोट लगती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वही लेगी। इसके बाद स्क्वाड धीरे धीरे माइन के अंदर बढ़ने लगा। सबसे आगे लिu शांगचोंग था, जिसके हाथ में एक चमकदार मैजिक सर्कल था जो एक प्लेट पर रखा था। पूरी टीम लाइन में चल रही थी, हर कदम सोच समझ कर रख रही थी। चट्टानों पर पैर रखते वक्त हर हल्की आवाज और कंपन पर ध्यान दे रही थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, एक अजीब सी भारी और डरावनी ऑरा चारों ओर फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह हर जिंदा चीज की एनर्जी को खींच रही हो। जांग यी समझ चुका था कि आम लोग शायद इसे महसूस ना करें, लेकिन यहाँ ज्यादा देर रुकना किसी गंभीर बीमारी को न्योता देने जैसा है। अचानक पूरा ग्रुप वहीं थम गया। उनके सामने कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था, अजीब और डरावना। सबकी सांसें थम गईं। चोंगी तुरंत सतर्क हो गया। उसे एहसास था कि अगर अब भी देरी हुई तो उसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। लिu शांगचोंग ने सबको भरोसा दिलाया कि उसका खास मैजिक कंपास, जो जादुई एनर्जी ट्रैक करने के लिए बनाया गया था, उसने अब तक कोई खतरा नहीं पकड़ा। डिवाइस की रीडिंग बिल्कुल स्टेबल थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कोई एनॉमली नहीं दिखी। लेकिन तभी जांग यी ने एकदम कड़क आवाज में स्क्वाड को रुकने का हुक्म दिया। कोई हिले नहीं। वोंगफू युन हैरान हो गई। वो जांग यी की तरफ मुड़ी और घबराई हुई बोली, क्या हुआ? जांग यी ने गंभीरता से कहा, हमारे बीच कुछ खतरनाक छुपा हुआ है, सबको शांत और समझदार बने रहना होगा। लिu शांगचांग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐसी बातें डरपोक लोग करते हैं। जब कंपास ने कुछ नहीं पकड़ा तो घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन हैंगफू युन सचमुच डर चुकी थी। उसने बार बार पूछा, कौन है? क्या देखा तुमने? बाई चिंगचिंग ने हंसते हुए ताना मारा, देखा, यही होता है जब तुम किसी को यूं ही मास्टर मान लेते हो। अब खुद देख लो। लिu शांगचोंग चिढ़ गया, मुझे उस लड़के से कंपेयर करना बेवकूफी है, मेरी नॉलेज उससे कहीं ऊपर है। जांग यी ने झगड़े में दखल नहीं दिया। उसने शांति से कहा, एक सवाल है, हमारे साथ अंदर कितने लोग आए थे? किसी ने जवाब दिया, 10। जांग यी ने मुस्कुराकर कहा, तो गिन लो, अभी हम कितने हैं? एक बॉडीगार्ड ने गिनना शुरू किया। एक एक चेहरा देखा, लेकिन गिनते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गिनती में 11 लोग निकले। वो चौंक पड़ा, हम तो 10 ही थे, फिर एक एक्स्ट्रा कौन है? हैंगफू युन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जांग यी की तरफ देखा, ये क्या हो रहा है? जांग यी ने कहा, ये कोई इंसान नहीं है, कुछ और ही है। उसी वक्त लिu शांगचोंग के हाथ में पकड़ा कंपास खुद ब खुद घूमने लगा और फिर एक जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिरकर टूट गया। माइन के अंदर एक भयानक चुप्पी छा गई। सब लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। अब भरोसा करना मुश्किल हो गया था। हैंगफू युन ने जोर से कहा, सब चुप हो जाओ और तुम सबका नाम पता जांचो अभी। एक नौकर डरते हुए आगे आया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो नाम गिनने लगा, लेकिन फिर जब उसने वांगलू नाम लिया उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने घबराकर कहा, मैंने वांगलू को 2 बार गिन लिया।
जेंगी और हांगफू यून तुरंत उसकी ओर मुड़े। अब सबकी नजरें गईं वांगलू के पास खड़ा दूसरा वांगलू। दोनों एक जैसे दिखते थे, एकदम कॉपी। लिu शांगचंग गुस्से से गरजा, झूठा कौन है? तुरंत अपनी असली पहचान बताओ। लेकिन दोनों ही वांगलू चिल्ला उठे, मैं असली हूँ, मैं ही वफादार नौकर हूँ। हांगफू यून अब परेशान थी। उसने जांग यी की तरफ देखा, अब तुम ही बताओ, इनमें से असली कौन है? लिu शांगचोंग ने कहा, मैं जांच कर सकता हूँ, बस एक पल दो। उसने स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट की और कंपास हवा में घूमने लगा। दोनों वांगलू के ऊपर चमकते हुए मैजिक स्पार्क्स निकलने लगे। दोनों ने डर के मारे अपने चेहरे ढक लिए, लेकिन ल्यूआंग चांग हैरान रह गया। नतीजा साफ नहीं था। बाई चिंगचिंग ने तिरस्कार से कहा, इन लोगों को तो हमेशा ऐसे ही बेवकूफी भरी परेशानियां होती हैं। फिर उसने अपनी चारों ओर मैजिक एनर्जी फैलाना शुरू किया और बोली, इस ड्रामे को यहीं खत्म करते हैं, दोनों को उड़ा दो, नकली वाला खुद गायब हो जाएगा। लेकिन दोनों वांगलू डरकर गिड़गिड़ाने लगे, मालकिन हमें मत मारिए, हम वफादार हैं। हांगफू यून ने तुरंत उनके सामने खड़ी होकर सबको रोक दिया, ये मेरे लोग हैं, इनके बारे में फैसला सिर्फ मैं लूंगी, कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद वो जांग यी की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में उम्मीद थी। जांग यी ने बिना हिचकिचाए कहा, बाएं तरफ वाला नकली है। इतना सुनते ही बाएं तरफ वाला वांगलू गुस्से में चिल्ला उठा, ये झूठ है, ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने हैंगफू फैमिली की सेवा 10 साल से की है, हर कोई मुझ पर भरोसा करता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सभी योद्धा बिना कोई हिचक दिखाए उस पर झपट पड़े, उस झूठे इंसान को पकड़ने के इरादे से। उस नकली शख्स ने अपने सिर को दोनों हाथों से ढक लिया, लेकिन उसी पल उसके शरीर में डरावना बदलाव शुरू हो गया। बदला हुआ वो आदमी घुटी आवाज में कहता है, शायद ये बस एक मजाक था, इसे सीरियसली मत लेना। मगर इसके तुरंत बाद उसने जमीन से जोर से छलांग मारी और सीधा जांग यी की तरफ दौड़ पड़ा। वो गुस्से में चिल्ला उठा, तूने मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी, मैं तुझे पकड़ के तेरे खून की एक एक बूंद पी जाऊंगा। लेकिन उससे पहले कि वो और करीब आ पाता, जांग यी ने एकदम शांत रहकर उसके चेहरे पर एकदम सटीक और जोरदार मुक्का मारा। अगले ही पल वो भयानक प्राणी कई मीटर पीछे उड़ गया। वो जोर से जमीन पर गिरा और कराहते हुए वहीं पड़ा रह गया, पूरी तरह कंफ्यूज्ड और मायूस। थोड़ी देर बाद उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी ताकत भी नहीं बची थी। लिu शांगचांग ने उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तो बस एक छोटा सा भूत था, इतना कमजोर कि ध्यान देने लायक भी नहीं। उधर हुआंगफू यून ने सभी को सतर्क रहने को कहा और कहा कि वो लोग आगे बढ़ते रहें। कुछ ही मिनटों बाद टीम उस जगह पहुंच गई जहां पर भूतों के होने की बात कही गई थी। एक बॉडीगार्ड ने उस जगह की ओर इशारा किया। लिu शांगचोंग ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, जब मैं यहां हूं तो कोई भी स्पिरिट या मॉन्स्टर एक्टिव नहीं हो सकता, और उसने अपना मैजिक कंपास एक्टिवेट किया। लेकिन जांग यी को उस जगह से एक अजीब भारी तनाव महसूस हुआ। जगह से अंधेरे की ताकतें निकल रही थी और एक शत्रुता भरा माहौल बन रहा था। लेकिन लिu शांगचांग अब भी इन सब बातों को लेकर संदेह में था। वो बोला, अगर यहाँ कोई भूत वूत होते तो अब तक भाग चुके होते, यहाँ सब सेफ है। इस पर जांग यी ने चेतावनी दी, मास्टर पीछे हट जाइए, वरना आप किसी टैबू को तोड़ देंगे और असली मॉन्स्टर्स जाग सकते हैं। पर वो जादूगर अड़ा रहा, मैंने पहले ही इस जगह की जांच कर ली है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन तभी एक विशाल पंजा किसी दूसरी जगह से हवा चीरते हुए उनकी ओर आया। वो पंजा लिu शांगचोंग की तरफ इतनी तेजी से बढ़ा कि उसे कुछ समझने या बचने का मौका ही नहीं मिला। सारे लड़के डर के मारे जड़ हो गए। हुआंगफू यून बोली, ये तो सच में किसी भूत की तरह लग रहा है। एक बॉडीगार्ड घबरा गया, वो फिर से आ गए। वो कांपने लगा, अब और भी हाथ बाहर निकलने लगे। ये सभी डरावने जीव अचानक से सामने आए और उन्होंने बॉडीगार्ड्स को पकड़ लिया। डर के मारे बॉडीगार्ड कोई रिएक्शन भी नहीं दे पाए। तभी एक पंजा जांग यी की तरफ भी बढ़ा, लेकिन इस बार जांग यी एकदम शांत खड़ा रहा। उसने तुरंत एक ताकतवर ऊर्जा एक्टिव की। बिजली जैसी शक्तियों के प्रभाव से ये सारे भूत उस तक पहुंच ही नहीं पाए। वो शांत भाव से देखता रहा कि कैसे वो अजीब हाथ धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो लोग पकड़े थे उन्हें अब भी नहीं छोड़ा। जांग यी को अंदाजा हो गया, ये दुश्मन भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। उसके चारों ओर मैजिक एनर्जी की लहरें उमड़ने लगीं। चमकते हुए इलेक्ट्रिक करंट्स उसे एक खास स्पेस में ले गए और कुछ ही पल में वो एक बिल्कुल ही नई जगह में पहुंच चुका था। उसका चेहरा भले शांत रहा, पर उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी झलक गई। उसने चारों ओर देखा, ये जगह अजीब है, बहुत अलग है। उधर बाई चिंगचिंग भी उसके पास ही थी। वो खांसते हुए इधर उधर देखने लगी और कुछ देर बाद उसने पूछा, हम कहाँ आ गए हैं? ये सब हो क्या रहा है? अब पता चला कि बाकी लोग लकड़ी के ताबूतों में बंद थे। वो सब अचंभे से इधर उधर देखने लगे, पर मिस्टर लू वहां नहीं था। एक लड़के ने हैरानी से पूछा, वो कहाँ चला गया? हुआंगफू यून भी पूरी तरह हैरान थी, वो जादूगर कहाँ गया? उधर जांग यी अकेले आगे बढ़ गया और अपने मन में सोचने लगा, शायद यहाँ कोई पुराना ज़ॉम्बी छिपा हुआ है। लेकिन तभी ठीक उसी के पैरों के नीचे एक ताबूत का ढक्कन हिलने लगा और अंदर से आवाज आई, जो भी बाहर है प्लीज मिस्टर लू को आजाद करो। कुछ पल बाद लिu शांगचांग बाहर निकला और सबका ध्यान गया एक अजीब बदबू की तरफ, पेशाब की बदबू। सब हैरान रह गए, क्या मास्टर इतना डर गया था? लेकिन मास्टर झट से सफाई देने लगा, ये बदबू तो प्लान का हिस्सा थी। मैं अमर हूं और मैंने तो जानबूझकर कंवारी लड़कियों की पेशाब इकट्ठा की थी ताकि भूत प्रेतों से बचा जा सके। सब कुछ सोच समझकर किया गया था।
उधर हुआंगफू यून ने देखा कि जांग यी कहीं जा रहा है। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब मिला, बाकी सब यहीं रुको, हिले भी मत। अच्छा हो तो वापस ताबूत में ही लेट जाओ, जब तक मैं ये पता न कर लूं कि आगे क्या आफत छुपी बैठी है। लिu शांगचोंग को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया। क्या बकवास है ये नादान लड़का क्या अकेले ही सब सुलझा लेगा? इस जगह की रहस्यमयता को ये समझ भी सकता है। बचिंगचिंग बोली, मैं अब और ताबूत में नहीं रहने वाली, चाहे कोई भी आत्मा हो या राक्षस। मैं खुद देखूंगी और लड़ूंगी भी, और वो भी एक्सपर्ट के सामने। इसके बाद जांग यी ने सबको आखिरी बार कहा, जैसा कहा है वैसा ही करना, और फिर बिना पीछे देखे वो आगे बढ़ गया। बॉडीगार्ड्स ने हिचकिचाते हुए पूछा, मैडम अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन हैंगफू यून खुद भी कंफ्यूज थी, कोई जवाब नहीं दे सकी। लिu शांगचोंग ने कहा, अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो असली जड़ को खत्म किए बिना वापसी बेकार होगी। जादूगर ने भी कहा, अगर हम उस लड़के की बात मानकर खाली हाथ लौट गए तो बहुत शर्मनाक होगा। हैंगफू यून ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, चलो फिर ध्यान से आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी ऊपर से एक डरावनी आवाज आई। तुम लोग शायद समझे नहीं, ये जगह असल में नरक है। जांग यी चुपचाप आगे बढ़ता गया, लेकिन ऊपर से फिर आवाज आई, यहाँ हर किस्म की मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी जांग यी अचानक रुक गया और कहा, बस बहुत हो गया। और फिर उसने अपनी मैजिकल पावर से एक जोरदार अटैक किया और दुश्मन को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। ज़ॉम्बी धड़ाम से गिरा और जांग यी ने उसे घृणा से देखा। वो हैरान था, तूने मुझे ढूंढ कैसे लिया? जांग यी ने जवाब दिया, तू बस एक छोटा मोटा डेमोनिक कल्टीवेटर है, तुझमें कुछ भी खास नहीं है। और फिर हीरो ने उसकी कलाई में जादुई बेड़ियां डाल दी। अब वो कैदी था। ज़ॉम्बी घबराया हुआ बोला, ये नरक है और तू नरक के दूत को मारने की कोशिश कर रहा है, तुझे माफी नहीं मिलेगी। जांग यी बोला, चाहे ये असली नरक हो या 9 नरकों की गहराई, मैं जांग यी सब पार कर जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी जिंदा आत्मा नहीं। ये सुनकर ज़ॉम्बी पूरी तरह ढेर हो गया। बस मुश्किल से सिर उठाकर कहा, नरक का राजा जल्द ही आएगा और तुम सब उसके गुलाम बन जाओगे। दर्दनाक मौत मिलेगी तुम सबको। जांग यी ने कहा, यहाँ की डेमोनिक एनर्जी तो कमाल की है, उस पिछली भूतिया कल्टीवेटर से भी ज्यादा ताकतवर। फिर वो एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और अपनी पावर समेटने लगा। एकदम शांति से अंदर ही अंदर बिजली जैसी एनर्जी जमा हो रही थी। उधर बाकी टीम के लोग भी धीरे धीरे उसके पास पहुंचने लगे। एक बॉडीगार्ड ने देखा, ये जांग यी तो किनारे बैठा है, कर क्या रहा है? हुआंगफू यून पास आई और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन जांग यी ने कोई जवाब नहीं दिया। लिu शांगचोंग बोला, लगता है डर के मारे आगे नहीं बढ़ पा रहा, अब हमारा इंतजार कर रहा है। जांग यी बोला, अगर दोबारा अपनी किस्मत आजमानी है तो पीछे लौट जाओ, शायद वहां के मॉन्स्टर्स थोड़े कमजोर हों। लिu शांगचोंग भड़क गया, अब और ये बकवास नहीं सुन सकता। ये लड़का सिर्फ पीछे हटने की बात कर रहा है, शायद होंगफू फैमिली ने इसे पैसे दे दिए हों। बीकिंग बोली, मैं तो आगे ही जाऊंगी। अगर वहां ज़ॉम्बीज या कोई और मॉन्स्टर्स हैं तो मैं देखूंगी कि मेरी कैनन ज्यादा ताकतवर है या वो। हांगफू यून ने भी जांग यी से कहा, यह जगह हमारे लिए एक गोल्ड माइन है, मुझे इसकी सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। ये मेरे परिवार के लिए बहुत अहम है। लेकिन तभी सभी लोगों के सिर के ठीक ऊपर से एक डरावनी आवाज गूंजी, तैयार हो जाओ नर्क में कदम रखने के लिए, यहाँ मौत के हर रंग का मजा मिलेगा। लिu शांगचोंग थोड़ा घबराया और कांपती आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। आवाज फिर आई, सभी वहीं खड़े रहो, बात करना मना है, जो भी नियम तोड़ेगा उसकी जुबान काट दी जाएगी और उसे सीधे नर्क में फेंका जाएगा। जैसे ही एक बॉडीगार्ड ने सवाल उठाया, ये क्या है? अगले ही पल किसी अज्ञात डेमोनिक ताकत ने उस पर हमला कर दिया। पल भर में वो चीखता रह गया। लिu शांगचोंग सन्ने खड़ा था। उसे महसूस हुआ कि ये कोई आम ताकत नहीं बल्कि शुद्ध डेमोनिक एनर्जी है। हुआंगफू यून ने भी एक भारी एनर्जी को महसूस किया, जैसे कोई भयानक मॉन्स्टर वहां मौजूद हो। और फिर वो बॉडीगार्ड बुरी तरह जमीन पर गिरा, पूरी तरह से कुचला गया। हांगफू यून और लिu शांगचोंग हैरान थे, लेकिन चुप रहे। चांगी के मन में आया, इस बार दुश्मन चालाक है, अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहा। और फिर अचानक पूरा इलाका एक लाल चमकदार एनर्जी से ढक गया। अब आवाज आई, अब तुम लोग बोल सकते हो और चल सकते हो, लेकिन घुटनों पर। जो झुके बिना चलेगा उसका अंजाम होगा नर्क की पहाड़ी पर तड़पना। सभी लोग डर से कांपने लगे, कोई समझ नहीं पाया क्या करे। एक गार्ड ने डर के मारे सबसे पहले घुटने टेक दिए। हांगफू यून ने लिu शांगचोंग की तरफ देखा और पूछा, अब क्या करें? बाई चिंगचिंग का पार्टनर गुस्से में बोला, ये नीच प्राणी हमारी फैमिली को झुकने पर मजबूर कर रहे हैं, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। उसने अपनी आर्मर एक्टिव की और चीख कर कहा, अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो, वरना यहीं खड़े खड़े मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल दर्जनों ब्लेड्स उसके ऊपर बिजलियों की तरह टूट पड़े। बाई चिंगचिंग सोचने लगी, इसका आर्मर बहुत कमजोर है, मेरा वाला तो कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। और वैसा ही हुआ। मिस्टर बाई पूरी तरह हार गया और जमीन पर गिर पड़ा। बाकी गार्ड डर से तुरंत घुटनों पर गिर गए। बाकी हीरोज अब भी खड़े थे, लेकिन ऊपर से मंडराती अनजानी ताकत हर पल उन्हें डराए जा रही थी। लिu शांगचोंग ने कहा, हमें नहीं पता सामने क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि अकेले नहीं निपट सकते।
और फिर खुद ही धीरे से घुटनों पर बैठ गया। फिलहाल यही एक रास्ता है जिंदा बचने का। उसने जांग यी की तरफ देखा और कहा, मेरे जैसे अमर लिू शांगचांग ने भी झुकना मंजूर किया, तो तुम क्यों अड़ रहे हो? हांग फू यून ने हामी भरी, जो हो रहा है वो बहुत अजीब है, संभल कर चलना ही बेहतर है। लेकिन जांग यी ने तिरस्कार से कहा, ये तो बस चूहों का झुंड है, इनका बड़े स्टेज से कोई लेना देना नहीं। और तभी दर्जनों ब्लेड्स उसकी तरफ झपटे, लेकिन जांग यी तो जांग यी है। वो हवा में उछल गया और एक भी ब्लेड उसे छू तक नहीं सका। एक ब्लेड जब सीधा उसकी ओर आया तो उसने 2 उंगलियों से उसे हवा में ही पकड़ लिया और फिर उसी ताकत से उसे वापस फेंक दिया। जांग यी ने शांति से कहा, ये सब मजाक लग रहा है, क्योंकि असली नर्क तो मैं हूं। डरा हुआ बॉडीगार्ड लिू शांगचांग की ओर देखता है। अब क्या करें? जवाब आया, इस लड़के का बचना नामुमकिन है, इतनी भयानक ताकत उसे छोड़ेगी नहीं। और तभी फिर ऊपर से एक और आदेश आया, अब सभी को पिट हॉल की ओर जाना है। जो नहीं गया वो पथराई हुई मौत की मशीन में जाएगा। जांग यी ने बिना डरे कदम बढ़ाना जारी रखा। वो पूरी तरह शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ ही देर में वो एक छोटी सी सीढ़ी के पास पहुंचा जहां एक गुफा का दरवाजा था। जांग यी बोला, अब बात दिलचस्प होती जा रही है। जांग यी ने सीढ़ियों पर कदम रखा और उसके जूते की आवाज पूरी गुफा में गूंज गई। और फिर उसने दरवाजा खोला। सामने एक अजीब सी संरचना दिखाई दी, एक छोटा सा पेडेस्टल जिस पर नीली लौ में टॉर्च जल रहे थे। यही था हॉल ऑफ द पिट, जहां हर किसी को पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरना था, पछताना था और माफी के बदले अपना खून देना था। लेकिन जांग यी ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि जो भी अज्ञात दुश्मन है उसे बाहर आकर यहीं अपनी मौत कबूल करनी होगी। तभी उसके पीछे से उसके कुछ साथी आ गए और लिू शांगछन ने गुस्से में जांग यी को पुकारा। जांग यी ने जवाब दिया कि बाकी लोग पहले जा सकते हैं, लेकिन उसे यहाँ एक काम खत्म करना है। तभी एक जादूगर ने कहा, क्या उसे समझ नहीं आ रहा कि वो पहले ही बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर चुका है और अगर वो अकेला गया तो हालात और भी बिगड़ेंगे। वहीं बाचिंग चिंग सोचने लगी, क्या वाकई बाहर निकलने का कोई रास्ता है, क्योंकि यहाँ का हर कोना तो अजीब सा लग रहा है। आगे एक दरवाजा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो बाहर की ओर जाता भी है या नहीं। और तभी उसी दरवाजे के पीछे अचानक से कोई जबरदस्त ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। सब हैरानी में वहीं जम गए। जांग यी ने हांग फू यूं की तरफ मुड़कर कहा, अगर अभी नहीं गए तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। लड़की ने उसकी बात मानते हुए कहा, हाँ, ये जगह तो वैसे भी बहुत डरावनी लग रही है। जांग यी की बात मानकर निकल लेना ही सही रहेगा। लिू शांगचांग बोला, अगर ये लड़का भी नहीं डर रहा तो हमें भी डरने की जरूरत नहीं, मैं तो खुद अमर हूँ, मुझे अपने बचाव के रास्ते पता हैं। इसी बीच बाचिंग चिंग ने कहा, शायद ऊपर की तरफ कोई और दरवाजा हो जो हमें बाहर निकाल सके, और अगर हुआंग फू यून अभी चली गई तो वो शायद हमेशा के लिए बाहर ही रह जाए। तभी एक गार्ड चिल्लाया, दरवाजा बंद होने वाला है। अब उसमें सिर्फ थोड़ा सा गैप बचा था। उसी समय जो दरवाजा प्लेटफॉर्म पर था वो अचानक से तेज रोशनी के साथ चमकने लगा, जैसे अंदर से कुछ हलचल शुरू हो गई हो। इतनी तेज रोशनी थी कि सबको अपनी आंखें ढकनी पड़ी। कुछ सेकंड के लिए कोई कुछ देख ही नहीं पाया। फिर जैसे जैसे रोशनी कम हुई, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बाचिंग चिंग ने देखा, शायद अब हमारे पास यहाँ से निकलने का मौका है। लेकिन तभी उस दरवाजे से एक भयानक जानवर बाहर निकला, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वो थे लाल रंग की रोशनी वाले ग्रेव टाइगर्स। कई टाइगर थे और सबके सब गुस्से में खतरनाक, हिंसक। सबके चेहरे पर डर छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतने भयंकर मॉन्स्टर्स यहाँ कहाँ से आ गए। जांग यी ने कहा, ये ग्रेव टाइगर्स हैं और ये जगह वाकई ऐसे खतरनाक जीवों को जन्म देती है। लगता है आज तो इनका शिकार भी ज्यादा होने वाला है। अगले ही पल वो सारे मॉन्स्टर्स सीधे लड़कों की तरफ दौड़ पड़े। एक बॉडीगार्ड डर के मारे भागने लगा। कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। वो दरवाजे पर जाकर जोर जोर से खटखटाने लगा। खोलो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन तभी एक टाइगर सीधा उस पर झपटा। लड़का चिल्लाने तक का मौका नहीं पा सका। वो टाइगर उसके ऊपर झुक गया और लड़का डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गया। उस क्रीचर ने अपने दांत उसकी बॉडी में गड़ा दिए। उसका बचना नामुमकिन था। हांग फू यून ने जांग यी से कहा, क्या वाकई हम बाहर नहीं जा सकते? जांग यी ने जवाब दिया, जा सकते थे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था तब निकल जाते, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी हुआंग फू यून को एक आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो खुद मर जाओ या फिर किसी एक को चुनो जिसकी जगह बाकी सब बच जाएं। उनके पास सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड थे। अगर ज्यादा देर की तो सब मारे जाएंगे। जांग यी बोला, अब एक ही रास्ता है, इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। लिू शांगचांग ने कहा, ये सब जगह ही अजीब है, हमें खुद नहीं पता कि हम किसका सामना कर रहे हैं। एल्डर ब्रदर भी बाहर निकलने में असमर्थ है। तभी वही आवाज दोबारा आई, अब सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। फिर 2 सेकंड। बाई चिंग चिंग आगे आई, तो फिर वोटिंग ही करनी होगी, बचने का और कोई रास्ता नहीं है। आवाज ने उनके फैसले की तारीफ की। गुड, अब 4 लोग तय करेंगे कि किसे मरना है। तुम्हारे पास 3 मिनट है। साथ में यह भी कहा, अगर सभी की राय एक जैसी नहीं हुई तो सब मारे जाएंगे। हुआंग फू यून ने चिंतित होकर कहा, ये तो हमें आपस में एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर कर रहा है। ये बहुत ही खतरनाक गेम है। लुआंग चोंग बोला, सबकी जान बचाने के लिए किसी एक को तो कुर्बानी देनी ही होगी। फिर उसने जांग यी की तरफ देखा। ये लड़का सबसे कम रैंक का है और वैसे भी एक खतरनाक जानवर की नजर उस पर पहले ही लग चुकी है। शायद वो वैसे भी जिंदा नहीं बचेगा। अगर वो मरा तो मैं खुद उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराऊंगा। लेकिन तभी धड़ाक,
जांग यी ने बिना कोई भाव दिखाए उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। लिू शांगचोंग जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह से बेहोश। फिर मास्टर गुस्से में बोला, तूने मुझे मारा क्यों? जांग यी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वोटिंग होनी है तो मेरी वोट उस बूढ़े जादूगर के खिलाफ है। लिू शांगचोंग हैरान रह गया, लेकिन उसे अपनी ताकत और इज्जत पर पूरा भरोसा था। वो मैडम बाई चिंकिंग और हुआंगफू यून की वोट की उम्मीद कर रहा था। वो चिल्लाया, इस लड़के को समझ नहीं है कि वो किससे भिड़ रहा है। सब मेरी तरफ वोट करो, जांग यी को मरना होगा। लेकिन बाई चिंगचिंग ने ठंडे स्वर में कहा, मैं अपनी वोट मिस्टर लू को दूंगी, यही सही होगा। बूढ़ा जादूगर पूरी तरह सदमे में था। मैं एक प्रतिष्ठित मास्टर हूं, मेरे साथ ये क्यों? लेकिन फिर बाई चिंगक्विंग ने कहा कि उस पुराने चलाक इंसान से बेहतर तो वो इस नौजवान का साथ देगी। लिू शांगचोंग ने कहा कि अगर मैडम हांगफू यून भी जांग यी को वोट देती हैं तो वोटिंग टाई हो जाएगी। उसी समय वो रहस्यमयी आवाज फिर गूंज उठी। उसने साफ साफ कहा कि अब सिर्फ कुछ सेकंड बचे हैं और सभी को जल्दी से फैसला करना होगा। लिू शांगचोंग ने मिस हांगफू यून से विनती की कि वो जांग यी के खिलाफ वोट दें, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो इस लड़के पर ज्यादा भरोसा करती है, इसलिए उसका वोट मास्टर लू के खिलाफ गया। वो बूढ़ा आदमी एकदम सदमे में आ गया, बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे जैसे अपनी मौत की आहट महसूस होने लगी। तभी उस आवाज ने ऐलान किया, वोटिंग के नतीजे आ चुके हैं और अब जिसे चुना गया है उसे मौत को गले लगाना होगा। इन शब्दों के साथ ही एक विशाल बाघ डरावनी नजरों के साथ सीधा लिू शांगचांग की तरफ बढ़ने लगा। बूढ़ा आदमी दया की भीख मांगने लगा, मदद की गुहार करने लगा, लेकिन तब तक कई जानवर उसे चारों ओर से घेर चुके थे। आवाज ने कहा, तुम लोगों की आज्ञा पालन ही तुम्हारी जिंदगी की कुंजी है। अब सिर्फ 3 बचे हैं, 2 महिलाएं और 1 पुरुष, और इस घमंडी इंसान को मारना अब इन दोनों की जिम्मेदारी है। तभी तुम यहां से बाहर निकल सकते हो, वरना तुम सब मारे जाओगे। ये सुनकर दोनों लड़कियां हक्का बक्का रह गईं। अगले ही पल बाई चिंकिंग ने अपनी बैटल आर्मर बुला ली। वो और भी ताकतवर बन चुकी थी। उसने भारी हथियार उठाया जिसकी ताकत विनाशकारी थी। हांगफू यून ने चौंक कर पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बाई ने कहा, मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। अगर जांग यी की बलि देनी पड़ी तो सही, कम से कम हमारी जान तो बचेगी। लेडी हैंग ने उसे समझाने की कोशिश की, ये सब जानवर हमसे खेल रहे हैं, हमें एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आखिर में ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाई ने विरोध किया, अगर हमने जांग यी को नहीं मारा तो हम सब मारे जाएंगे। कम से कम अगर उसे मार दिया तो हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। ये कहते हुए लड़की ने जांग यी की ओर अपना हथियार तान दिया। तभी आवाज फिर गूंजी, तुम्हारे पास आखिरी फैसला करने के लिए 10 सेकंड है। जैसे जैसे काउंटडाउन खत्म हो रहा था, जांग यी ने पूछा, तो क्या तुमने फैसला कर लिया है या अब भी हिचकिचा रही हो? अगले ही पल लड़का एक कदम आगे बढ़ा, पूरी तरह शांत, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। बाई चिंकिंग ने चिल्लाकर कहा, रुको, मत हिलो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जांग यी ने उसके हथियार का वार सिर्फ एक हाथ से रोक लिया, सिर्फ नंगे हाथों से। ये देखकर बाई चिंकिंग पूरी तरह दंग रह गई। उसका पूरा आर्मर टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी और जांग यी के हाथों में अब बिजली जैसी एनर्जी चमक रही थी। उसके आंखों में चमक थी। उसने कहा, अगर जान बचानी है तो अभी निकल जाओ। कुछ पल के लिए बाई कुछ कह ही नहीं पाई। तभी आवाज फिर गूंजी, ये लड़का मुझे चुनौती देने की जुर्रत कैसे कर रहा है? जांग यी ने जवाब दिया, मैं अभी तुझ तक पहुंचूंगा। और उसके हाथों के चारों ओर और भी ताकतवर ऊर्जा घूमने लगी। फिर उस दुश्मन ने आदेश दिया, मेरे श्मशान बाघों को भेजो, इस लड़के को खत्म कर दो। बाघ गुस्से में गुर्राते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। जांग यी शांत खड़ा रहा, तिरस्कार भरी नजरों से उन जानवरों को आता देखता रहा। हांगफू यून बहुत डर गई। वो चिल्लाकर बोली, सावधान रहो। उसी समय एक बाघ तेजी से जांग यी की तरफ झपटा, अपने बड़े नुकीले पंजे निकालकर हमला करने ही वाला था। लेकिन जांग यी ने अचानक हाथ आगे बढ़ाया। उसने बाघ की नाक पर हाथ रखा और फिर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे बाघ कई मीटर दूर जा गिरा। वो जानवर बेहाल हो गया, उसकी आंखें मुरझा गईं। बाई चिंगिंग को विश्वास ही नहीं हुआ, इंसान में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? तभी जांग यी ने अपनी जादुई ऊर्जा से बाकी 2 बाघों को हवा में उठा लिया। उसका चेहरा बेहद शांत और गंभीर था। उसने हाथ नीचे किया और दोनों बाघ ऊपर से जमीन पर जा गिरे। इसके बाद जांग यी धीरे धीरे उस पेडेस्टल की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। दुश्मन को अब समझ में आ गया, उसने इस लड़के को बहुत कमजोर समझने की भारी भूल कर दी थी। लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि शायद वो यहां से बाहर ना निकल पाए। जांग यी धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और अंदर छुपे दुश्मन को ताना मारते हुए कहा, अगर छुपना है तो ढंग से छुपो। दुश्मन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ये जो स्टोन डोर है ना, ये एक खास मटेरियल से बना है, मैं इसे तोड़ नहीं सकता। तभी बाइकिंग ने अपनी मैजिक पावर एक्टिवेट की और अपनी आर्मर को फिर से बहाल कर लिया। उसने कहा, मैं मदद करने की कोशिश कर सकती हूँ, हम दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं। और फिर लड़की ने एक जबरदस्त शॉट फायर किया। चारों तरफ आग ही आग फैल गई। कई मिनट बीत गए, पूरा कमरा धुएं से भर गया, लेकिन दरवाजा जैसे का तैसा, न एक स्क्रैच। लड़की हैरान रह गई, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या हम सच में यहाँ फंस चुके हैं? क्या हमारी मौत यहीं तय है?
तभी जांग यी ने अपना मुक्का घुमाया और उसी वक्त उसके हाथ में एक इनक्रेडिबल डिस्ट्रक्टिव फोर्स इकट्ठा हो गई। उसने अपना मुक्का दरवाजे के पास लाया और उसी पल उस जगह की स्पेस में मैजिकल स्पार्क्स चमकने लगे। उसके पीछे खड़ी लड़कियां दंग रह गईं। जांग यी ने एक ही पंच में स्टोन दूर को तोड़ डाला, इतना ताकतवर कि मेघ गुण का भी जवाब नहीं। इसके बाद जांग यी ने मुड़कर लड़कियों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर अकेले चेक करता हूँ। और फिर वो आराम से उस प्राचीन इमारत की दहलीज पर कदम रखता है और अंदर की चीजों को बड़ी दिलचस्पी से देखने लगता है। अंदर से एक आवाज आती है, स्वागत है, तुमने सभी ऑब्स्टिकल्स पास कर लिए हैं। एक बूढ़ा आदमी हॉल के बीचों बीच बैठा था। उसने कहा, तुमने मेरी हर परीक्षा पास कर ली है, अब तुम एक बड़े इनाम के हकदार हो। असल में वो बूढ़ा एक इमॉर्टल निकला। उसने जांग यी को इटर्नल लाइफ की राह पर अपना शिष्य बनने का न्योता दिया। लेकिन जांग यी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब ये चीप ट्रिक्स मुझ पर असर नहीं करते, मैं अब इन फालतू बातों में नहीं फंसता। बूढ़ा चौंक गया, तुम पर मेरी डेमोनिक ऑरा काम ही नहीं कर रही, क्या तुम खुद एक डीमन हो? फिर उसने कहा, अगर तुम भी डीमन हो तो हम दोनों के बीच शांति हो सकती है, मैं तुम्हें कुछ सिखा भी सकता हूँ। लेकिन जांग यी ने साफ मना कर दिया, मैं किसी अलायंस में नहीं आने वाला, आज तुम मरोगे, हमेशा के लिए। बूढ़ा अब गुस्से में आ गया। वो धमकी देते हुए आगे बढ़ा, अगर तुम मेरा प्रस्ताव ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी जांग यी ने एक 3 हेडेड डीमन समन किया जो तेज रोशनी से चमक रहा था और उसके हाथों में थे भारी भरकम एक्सेस। जांग यी की आंखों में एक भयानक डेमोनिक ग्लो था, वो पूरी तरह फेरोशियस लग रहा था। उसका 3 सिरों वाला राक्षस सीधा बूढ़े की तरफ बढ़ गया। बूढ़ा अब भाग भी नहीं सका। अगले ही पल वो मैजिशियन घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी पूरी शक्ति दब चुकी थी, वो डर से कांप रहा था। वो बुदबुदाया, मैं समझ नहीं पा रहा, ये कौन है? इसकी एनर्जी तो मेरी समझ से भी परे है। जांग यी ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने कहा था अपनी असली शक्ल दिखाओ, और अब मैं दोबारा नहीं कहने वाला। और तभी वो बूढ़ा धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगा। उसकी असलियत सामने आई, एक बड़ा हरा फ्लावर मॉन्स्टर जिसके बीच में था एक क्रीपी मुंह और एक भयानक ऑरा। जांग यी ने शांत स्वर में कहा, अब सब कुछ साफ है। इस बुजुर्ग की आड़ में एक पिरान्हा मॉन्स्टर छिपा हुआ था। वो भयानक क्रीचर तुरंत उस पर झपटा। उसे लगा कि वो जांग यी को सरप्राइज में लेकर खत्म कर देगा, लेकिन जांग यी ने डटकर जवाब दिया, तो खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा है। और फिर उसने अपनी मैजिकल पावर एक्टिवेट की। उसी पल उसका डेमोनिक अवतार उस पिरान्हा फ्लावर को एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। जांग यी पूरी तरह से कंट्रोल में था, एकदम शांत, ध्यानमग्न, जैसे कोई ट्रू मास्टर हो। वो मॉन्स्टर डर के मारे कराहने लगा। उसे महसूस हो गया था उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, अब रेजिस्टेंस बेकार है। फिर अगले ही पल जांग यी का वो 3 हेडेड डीमन उस फ्लावर को जमीन पर पटक देता है और उसी समय उसके चारों ओर एक मैजिकल लाइट चमकने लगती है। ये थी अंत की शुरुआत। और अगले ही सेकंड एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, इतना तेज कि जांग यी को अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। उसे पता चल गया था यही है द परफेक्ट मोमेंट। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया ताकि वो उस हारे हुए दुश्मन की डिमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके। और तभी एक एनर्जी पोर्टल उसकी ओर खिंचता चला आया, उसकी इच्छा और अंदर की शक्ति से। वो ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसके हाथों में एक हिप्नोटिक एनर्जी की लहरें चल रही थीं और इस अब्सॉर्ब एनर्जी की वजह से जांग यी का मैजिकल थर्ड आई खुल गया। उसने उसे खोला और सीधे सामने देखा। वो पिरान्हा फ्लावर की एनर्जी उससे कहीं ज्यादा निकली जितनी उसने सोची थी, और उसी एनर्जी से उसकी न्यू एबिलिटी एक्टिवेट हुई। मरते हुए उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे डार्क आर्ट्स वाले भाइयों की खातिर मेरी जान बख्श दो। लेकिन जांग यी ने जवाब दिया कि डार्क आर्ट्स की असली आत्मा किसी कमजोर को मारने या नीचा दिखाने में नहीं होती, बल्कि सच्चाई की तलाश में होती है। उसने बूढ़े आदमी को फटकार लगाई कि उसने अंधेरे की राह को गंदा कर दिया है अपने जुल्म और क्रूरता से। और फिर जांग यी ने एक विनाशकारी तकनीक एक्टिवेट कर दी। एक जबरदस्त ताकत की लहर निकल पड़ी जो दुश्मन की तरफ गूंजते हुए बढ़ने लगी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर गई। बूढ़ा चीखा, चिल्लाया और धमकी दी कि उसकी मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जांग यी ने नोटिस किया कि उसने नहीं सोचा था कि वो इंसान खाऊ फूलों जैसे मैजिकल क्रिएचर्स को धरती पर देखेगा। ये उसे चौंका गया। वो लड़का आगे बढ़ा और सोचने लगा कि ये धरती अब कितनी रहस्यमयी हो गई है। कहीं एक्सपर्ट्स हैं, कहीं मैकेनिकल बॉडीज और कहीं डार्क आर्ट्स के प्रैक्टिशनर्स। उसकी ये नई जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां परेशान हो रही थी क्योंकि जांग यी काफी देर से लौटा नहीं था और अब उन्हें उसकी चिंता होने लगी थी। हांग फू यून ने कहा, अगर वो अंदर गया है तो जरूर उसने सोच समझकर कदम उठाया होगा और मैं जानती हूँ उस पर भरोसा किया जा सकता है। बाई चिंगचिंग ने झुंझलाकर कहा, अगर मैं अपनी सबसे ताकतवर तलवार साथ लाती तो हम सब अब तक यहां से बाहर निकल चुके होते। लेकिन बहस और बढ़ती। उससे पहले ही जांग यी अचानक सबके सामने आ गया, बिल्कुल जिंदा, सही सलामत और पूरी तरह शांत। बाई चिंगचिंग ने झट से पूछा, तुम ठीक हो? वहां अंदर क्या मिला? लेकिन जांग यी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, अब चलना चाहिए, और शांतिपूर्वक बाहर की ओर बढ़ गया। ये देखकर लड़की गुस्से से जल उठी। उसे लगा जैसे जांग यी उसे इग्नोर कर रहा है और खुद को किसी ऊंचे दर्जे का समझने लगा है। थोड़ी ही देर में सारे हीरोज वापस वहीं पहुंच गए जहां ये सब शुरू हुआ था, लकड़ी के ताबूतों के बीच।
हालांकि बाहर का रास्ता ढूंढना अब मुश्किल नहीं था और कुछ ही समय में वो सब बाहर आ गए, जहां तेज धूप उनकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। हांगफू यून ने राहत की सांस ली और बोली, भले ही हमने जीत ली हो, पर यह जीत भारी नुकसान के बाद मिली है। सिर्फ 3 लोग ही वापस लौटे हैं। बाई चिंगचिंग ने अपनी आर्मर एक्टिवेट की और बोली, हम फिर मिलेंगे, और अगली ही सेकंड बिजली की चमक के साथ गायब हो गई। मिस यून ने कहा, होंगफू परिवार जांग ही का एहसानमंद रहेगा और मैं अपने दादा को रिपोर्ट करूंगी। वो जरूर आभार व्यक्त करेंगे। थोड़ी ही देर में जंग ही उस यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़ा था जो उसी शहर में थी। उसी वक्त उसकी नजर 2 स्टूडेंट्स की जोरदार बहस पर गई, जहां माहौल काफी गर्म था। एक लड़का लुविन अपनी साथी लड़की को ताना मार रहा था कि वो अब भी किसी और के बारे में सोचती है। लड़की एन यूनो ने साफ कह दिया, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। लुविन इस बात से आग बबूला हो गया, मैं हर साल स्कॉलरशिप और फेम पाने वाला एकेडमिक जीनियस हूं। लेकिन लड़की ने ठंडेपन से सिर्फ इतना कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। ये शब्द लुविन के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। लुविन ने सोचा, चाहे ये मेरी पहली रिलेशनशिप हो, लेकिन मैंने थ्योरी में औरतों को समझने की पूरी ट्रेनिंग ले रखी है। और फिर बोला, लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें मनाया जाए। एन यूनो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो तो जैसे समझ बैठा था कि अब सब कुछ तय है। जांग यी ने दूर से ये सब देखा और सोचा, भाई, इमॉर्टल रेल में भी मैंने इतनी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देखी। इसी बीच एन यूनो की नजर जांग यी पर पड़ी और वो चौंक गई। क्या ये वही जांग यी है? उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, जैसे वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लुविन ने घूरकर उनकी तरफ देखा और जलन में अंदर ही अंदर उबलने लगा। फिर वो बोला, मैं एकेडमिक जीनियस हूं। लेकिन उसकी नजर अब भी जांग यी पर ही टिकी थी। जांग यी ने उसकी बढ़ी हुई हाथ की तरफ देखा, लेकिन जांग यी ने हैंडशेक का जवाब देने में कोई जल्दी नहीं दिखाई। लुविन को थोड़ी अजीब सी फीलिंग हुई और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा था। वो घबराकर अपने चश्मे को ठीक करने लगा और बोला कि वो जांग यी को जानता है। वो वही लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड ह्यूटियन हुआ ने छीन ली थी और इस बारे में सब बातें कर रहे थे। हालांकि उसे ह्यूटियन हुआ जैसे लोग पसंद नहीं है, क्योंकि वो बस दूसरों को डराते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। एन यूनो ने महसूस किया कि जांग शाओलिन जांग यी के बिल्कुल भी लायक नहीं था। आखिरकार उसके पास बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। लेकिन ल्यूविन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि चाहे उसके पास कितने भी अच्छे ऑप्शन होते, ये लूजर फिर भी वही रहता जिसकी गर्लफ्रेंड उससे छिन जाती। ये सुनकर लड़की अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई और साफ साफ कह दिया कि वो खुद जांग यी के साथ रहने के लिए तैयार है। उसका ये इजहार सुनकर ल्यूविन एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। जांग यी पहले की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा रहा, जबकि यूनुओ ने कहा कि अगर उसका दोस्त चाहे तो वो अभी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ल्यूविन को ये बात बेहद बुरी लगी और उसने कहा कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है। लेकिन लड़की ने ठंडे और आत्मविश्वासी अंदाज में जवाब दिया कि ये उसका मामला नहीं है और उससे दूर रहने को कहा। लेकिन वो लड़का इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने जांग यी को समझाने की कोशिश की कि वो खुद ही दूर हो जाए, क्योंकि वो एन यूनुओ के लायक नहीं है और उसके लिए बेहतर होगा कि वो उससे दूर ही रहे। लेकिन जांग यी ने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज की और लड़की की तरफ मुड़कर कहा कि वो लोग चल रहे हैं। लड़कियों ने बिना हिचकिचाए उसका साथ दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। तभी लुविन अचानक उनके रास्ते में आ गया। रास्ता रोकते हुए बोला कि वो रुकें। जांग यी ने शांत लेकिन सख्त अंदाज में उसे साइड किया और कहा कि उनके रास्ते में मत आओ। लड़का जमीन पर गिर गया, अपमानित और गुस्से में भरा हुआ। उसने दांत भींचते हुए गालियां बड़बड़ाईं। वो खुद को अकादमिक देवताओं की पीढ़ी का प्रतिनिधि मानता था और ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कसम खाई कि एक दिन वो जांग यी को हराएगा और सबको दिखाएगा कि असली काबिल कौन है। इस समय जांग यी और एन यूनुओ बिना पीछे देखे आराम से यूनिवर्सिटी के आंगन में चल रहे थे। लड़की ने चेतावनी दी कि हुचिन हुआ वापस आ चुका है और शायद बदला ले सकता है। लेकिन जांग यी ने शांत स्वर में कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो मुसीबत खुद पर ले आएगा। अगले ही पल उन्होंने पास में छात्रों की भीड़ देखी, जहां हर कोई फर्स्ट सोसाइटी में जगह पाने की कोशिश कर रहा था, जो कि सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में से एक था। बीच में खड़ा एक लड़का जोर से कह रहा था कि सब लाइन में लगे और फर्स्ट सोसाइटी सिर्फ स्कूल के सबसे बेहतरीन और अमीर छात्रों को ही लेता है। यूनुओ ने जांग यी की तरफ मुड़कर समझाया कि ये सबसे पॉपुलर क्लब है और इसमें शामिल होने का सपना तो हर कोई देखता है। आखिरकार कौन ताकतवर मैक्स पहनकर और एक सम्मानित एस्पर बनना नहीं चाहेगा। लेकिन उसने थोड़ी धीमी आवाज में ये भी जोड़ दिया कि इसमें एंट्री सिर्फ उन्हीं की होती है जिनके पास पैसा हो। इसी बीच मार्शल आर्ट्स क्लब की टेबल पर बैठे 2 लोग भीड़ को उदासी से देख रहे थे। क्लब के प्रेसिडेंट बाओफू ने कहा कि जब से हु तियान हुआ फुर सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट बना है, सब बदल गया है। अब हर कोई वहां जा रहा है और उनके क्लब को तो कोई याद भी नहीं करता। उसके बगल में बैठी थी डिंग मैगी, मार्शल आर्ट्स क्लब की वाइस प्रेसिडेंट। उसने भी कड़वाहट से कहा कि मैक्स और सुपर पावर के इस दौर में कोई पुरानी मार्शल आर्ट सीखना नहीं चाहता। बाओफू ने आह भरते हुए कहा कि अगर उन्हें जरूरी मेंबर नहीं मिले तो उनका क्लब बंद हो जाएगा।
डिंग मैगी ने कहा कि अगर हालात बहुत बिगड़े तो वो किसी लड़के को फंसाएगी, लेकिन मार्शल आर्ट्स क्लब को चाहे कुछ भी हो जाए खत्म नहीं होने देगी। बाओफू ने हैरानी से पूछा कि फंसाने से उसका क्या मतलब है और उसे समझाने की कोशिश की कि ये गलत आइडिया है, क्योंकि उसे डर था कि इससे छात्र आकर्षित होने की बजाय दूर हो जाएंगे। इसी बीच स्कूल यार्ड में फर सोसाइटी के आसपास हलचल और भीड़ जारी थी। जांग यी और एन यूनो आराम से आंगन में घूमते हुए उस जगह पहुंचे जहां मार्शल आर्ट्स क्लब के प्रमुख बैठे थे। डिंग मैगी ने उन्हें देखते ही उत्साह से स्वागत किया और अपने क्लब में शामिल होने का निमंत्रण दिया, साथ ही इन्फॉर्मेशन वाली एक पर्ची पकड़ाई। लेकिन एन यूनो ने तुरंत हाथ हिलाकर मना कर दिया और कहा कि उन्हें इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ने बहस नहीं की। लड़की की आंखों में हल्की सी उदासी झलक गई जब उसने उन्हें जाते हुए देखा। अचानक उस लड़के का ध्यान पास चल रहे एक गर्मागर्म बहस की तरफ चला गया। कोई सीरियसली मार्शल आर्ट्स क्लब ज्वाइन करने की सोच रहा था। एक लड़के ने पूछा कि हू टियानहुआ ने उसे क्यों मना किया, क्योंकि मार्शल आर्ट्स तो शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत बनाती है। उसका एक दोस्त हंसते हुए बोला, अरे ये सब बकवास है, पुरानी बातें हैं और बस धोखा है। आजकल तो फैशन में सिर्फ फर और सुपर पावर्स हैं, और जो भी पागल हो वही ट्रेडिशनल आर्ट्स करेगा। ये सुनकर डिंग में गुस्से से भर गई। उसने डिमांड किया कि ये सब बातें बंद करो और उसकी लाइफ के काम का अपमान मत करो। हू टियानहुआ ने पीछे मुड़कर तिरस्कार भरी नजर डाली और बोला, कौन है जो मुझसे बहस करने की हिम्मत करता है? डिंग में गुस्से से भरी आवाज में बोली, तू किसे धोखेबाज कह रहा है? उसकी आवाज चाबुक की तरह लगी। हू टियानहुआ ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अगर कोई हमारे क्लब में शामिल नहीं होना चाहता तो ये सच में एक धोखा है। ये बात आग में घी डालने जैसा था। लड़की का गुस्सा और भड़क गया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, मुट्ठियां कसते हुए बोली, इन बातों का तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन वो घमंडी लड़का बस मुस्कुराया। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था और जरा सा भी डर नहीं। अगले ही पल लड़की आगे लपकी। उसकी मुट्ठी लड़ाई की ताकत से जलने लगी। हर कदम पर उसकी ताकत बढ़ रही थी। अगले सेकंड में जोरदार मुक्का हवा को हिला गया और हू टियानहुआ कपड़े की गुड़िया की तरह उड़कर साइड में जा गिरा। वो जमीन पर गिरा और कुछ पल तक यकीन ही नहीं हुआ कि उसे सच में कोई मार सकता है। गुस्से में खड़ा होकर वो चिल्लाया, अब तूने हद पार कर दी है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उस लड़के ने अपनी पावरफुल मेक्का आर्मर एक्टिवेट कर दी और उसका शरीर मेटल की चमक से जगमगाने लगा। हू टियानहुआ ने सबको सुनाने के लिए जोर से बोला, मार्शल आर्ट्स क्लब बस बेकार ठगों का झुंड है। अगले ही पल जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। डिंग में ने उसके पहले अटैक को रोक लिया, लेकिन उसके विरोधी की ताकत बहुत ज्यादा थी और वो जमीन पर जा गिरी। बाओ तुरंत भागा और पूछा, तुम ठीक हो? लड़ाई जारी रख पाओगी? डिंग में ने गुस्से से हू टियानहुआ को देखा और दांत भींचकर बोली, मैं ठीक हूं। वो लड़का मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों एक साथ अटैक करो, दो कमीने भी मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं। बाओ का जोश भड़क गया। उसने वादा किया कि इस घमंडी को सबक सिखाएगा, लेकिन हीरो उसके पास पहुंचने से पहले ही एक जोरदार मुक्के से जमीन पर गिर गया। विरोधी जोर से हंसते हुए बोला, ये हारने वाला तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर है। उसने चारों तरफ देखा और सबको ऑर्डर किया, माना कि मार्शल आर्ट्स बस धोखा और कचरा है, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन डिंग मैगी ने डटकर कहा कि ये घटिया बातें बंद करो और सीधा हमला कर दिया। अगले ही पल वो फिर पीछे जा गिरी। उसका शरीर जोर से जमीन से टकराया। भीड़ हैरान थी। हू टियानहुआ हद से ज्यादा कर रहा था। बिना तलवार के भी उसके मेक टैंक को कुचल सकते थे। गुस्से में उसने कहा कि अब मार्शल आर्ट्स के लोग अपनी हार मान लें। डिंग मैगी भारी सांस लेते हुए उठी और गुस्से से देखते हुए कहा कि वो मानती है। हू टियानहुआ मुस्कुराया और बोला कि अब ये सही बात लग रही है। लेकिन अगले ही सेकंड लड़की ने शांत होकर कहा कि वो उसकी दादी है। ये सुनते ही हू टियानहुआ आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि वो अपनी मौत बुला रही है। एक पल बाद वो फिर वार करने ही वाला था और डिंग में उसे रोकने को तैयार हो गई। भीड़ में से किसी ने कहा, अब मार्शल आर्ट्स क्लब मजाक बन गया है, इसे बंद कर दो। तभी एक नया शख्स लड़ाई में कूद पड़ा। बाल्फू ने बिना झिझक हू टियानहुआ का अटैक अपने नंगे हाथों से बहुत ब्रेव तरीके से रोक दिया और अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया। भीड़ दंग रह गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आम लड़का इतनी ताकत झेल सकता है। जांग यी ने साइड से देखा और सोचा, कुछ लोग धरती पर ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर डीमन स्पिरिट का होता है। यूनो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, फर क्लब अब हद से आगे बढ़ चुका है, अब इन्हें रुकना चाहिए। इसी बीच हू टियानहुआ ने ऐलान किया, आज मैं मार्शल आर्ट्स क्लब को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लेकिन बाओफू ऐसा इंसान नहीं था जो आसानी से हार मान जाए। वो फिर से जमीन से उठकर खड़ा हुआ और अपने दुश्मन को चुनौती दी कि चलो अब एक आखिरी मुकाबले में सब कुछ तय कर लेते हैं। अगले ही सेकंड दोनों में जोरदार भिड़ंत हुई और हू टियानहुआ ने फिर से एक मैजिक प्रोजेक्टाइल फेंका। इस ताकतवर हमले के नीचे बाओफू जमीन पर गिर गया। सांसें तेज हो रही थीं, शरीर जख्मी और कमजोर पड़ चुका था। जीत से जोश में आकर दुश्मन ने ऐलान किया कि अब वो इन्हें सबक सिखाकर ही मानेगा और सबको उनकी औकात दिखा देगा। वो बिना हिचकिचाए एक और शिकार पकड़ने के इरादे से आगे बढ़ा। डिंग मैगी ये सब देखकर हैरान रह गई। उसने अपने दोस्त को गिरते देखा और उसके लिए बहुत परेशान हो गई। तभी वो खलनायक सीधा उसकी तरफ बढ़ा, उसे खत्म करने के इरादे से। बाओफू गुस्से से कांप उठा, लेकिन हाथ के दर्द के बावजूद मुश्किल से खड़ा रहा। इसी वक्त जांग यी ने लड़ाई में दखल दिया और हू टियानहुआ का हमला पल भर में रोक दिया। दुश्मन हैरान होकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है।
और बीच में टांग अड़ाने वाला ये कौन है? जांग यी ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसे बाओफू से कुछ काम है, इसलिए हु टियानहुआ उसे छू भी नहीं सकता। लेकिन दुश्मन मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से क्यांग यी पर जादुई हमला किया, लेकिन जांग यी ने आसानी से उसे ब्लॉक किया और उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही मूव में जांग यी ने उसे जोर से कई मीटर दूर फेंक दिया और वो थककर सड़क पर गिर पड़ा। हु टियानहुआ पूरी तरह से सदमे में था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उससे ऐसा कर सकता है। गुस्से में खड़ा होकर वो चिल्लाया कि ये लड़का है कौन जो मुझ पर हाथ उठा रहा है। अगले ही पल वो फिर से हमला करता है, लेकिन जांग यी बिल्कुल शांत रहता है, बस एक ही थप्पड़ में उसे दूर उड़ा देता है। और फिर जांग यी ने बिना शांत स्वभाव खोए उसे याद दिलाया कि वो पहले ही कह चुका था कि यहाँ से चला जाए। भीड़ हैरान होकर उसे देखने लगी। लगता था कि वो भी मार्शल आर्ट्स क्लब से है, लेकिन किसी ने उसे पहले वहां नहीं देखा। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी ताकत थी और उसका चेहरा भी अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। गुस्से में पागल हु टियानहुआ फिर से कूद पड़ा, लेकिन तभी एक और शख्स ने लड़ाई रोकने का आदेश दिया। ये था मेक्का क्लब का वाइस प्रेसिडेंट लिन, स्कूल के अंदर बेहद सम्मानित शख्स। उसने हु टियानहुआ को आदेश दिया कि तुरंत फ्लेयर गन हटा दे, क्योंकि उनके क्लब को किसी स्कैंडल या बदनामी की जरूरत नहीं है। हु टियानहुआ ने सफाई दी कि जांग यी ने उसे भड़काया था और वो बस क्लब की इज्जत बचा रहा था। लिन ने ठंडे स्वर में कहा कि आम स्टूडेंट्स पर हथियार चलाना उनकी शान के खिलाफ है। फिर उसने जांग यी की तरफ देखा और नाम लेकर कहा कि वो जानता है ये कौन है। जांग यी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, मैं ही हूँ जांग यी। लिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ये वही लड़का है जो लेली का बॉयफ्रेंड है और लेली उसकी एक्स जांग शाओलिन की सबसे अच्छी दोस्त है। तभी दोनों लड़कियां वहां आ गईं। लेली ने हैरानी से पूछा कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ क्या कर रहा है। जांग शाओलिन ने भी जांग यी को देखा और भौहें चढ़ाकर कहा कि हमेशा की तरह वो फिर किसी स्कैंडल में फंसा है। उसने ताने में कहा कि बिना स्टेटस वाले आम लोग बस मुसीबत ढूंढते हैं। लिन ने उसकी बात का समर्थन किया और जांग यी को मौका दिया कि माफी मांगकर फूर क्लब से चला जाए। लेकिन जांग यी के सीने में गुस्सा भर गया और उसने पूछा, क्या ये आदमी सच में माफी के लायक है? लिन ने आंखें सिकोड़कर तुरंत बैटल आर्मर एक्टिवेट कर दिया और मांग की कि वो अपनी बात दोहराए। इस स्कूल के क्लब्स में मजाक की कोई जगह नहीं थी। जो भी होता था उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। तभी बाओफू ने बीच में आकर कहा कि ये उनका मामला है और जांग यी का इससे कोई लेना देना नहीं। लिन ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा कि अगर झंझट नहीं चाहिए तो निकल जाओ, लेकिन बाओफू ने डिंगमगी को आदेश दिया कि इस बदतमीज को सबक सिखाओ। अगले ही पल एक नई जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लिन ने छलांग लगाई। बाओफू समझ गया कि वो इस वार को रोक नहीं पाएगा और हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। तभी जांग यी ने उसे पीछे हटने को कहा और मैजिकल स्पार्क्स छोड़ दिए। उसने बाओफू की पीठ पर हाथ रखा और अचानक एक जबरदस्त डिस्चार्ज उसके शरीर में दौड़ गया। ये पावर इतनी जबरदस्त थी कि बाओफू की आंखों में बिजली सी चमक उठी। बाओफू ने तुरंत अपने दुश्मन को ललकारा, अब तू भी मेरा वार झेलने को तैयार हो जा। अगले ही पल लिन कई मीटर दूर उड़कर जा गिरा। आसपास खड़े लोग समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ कैसे। बाओफू खुद भी हैरान था। अपने हाथों को देखते हुए वो सोचने लगा कि अचानक ये ताकत आई कहां से। जांग यी मन ही मन बोला, इस लड़के का शरीर वाकई कमाल का है। डिंगमगी ने अपने दोस्त से पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहा है। बाओफू ने कहा कि उसे बस एक अजीब सी पावर महसूस हो रही है, जैसे कोई खास क्षमता या फिर जिसे लोग गोल्डन फिंगर कहते हैं। इतना कहकर उसने सिस्टम को कॉल करने की कोशिश की ताकि पता चले आखिर हुआ क्या है। लेकिन तभी डिंगमगी ने उसके सिर पर जोर से मारा और कहा कि सपने देखना बंद करो। फिर वो उसके करीब झुककर बोली कि उसने देखा। जांग यी उसकी तरफ एक कदम बढ़ा था। शायद वही था जिसने उसकी मदद की थी। तभी लेली अपने बॉयफ्रेंड के पास आई और पूछा, तुम ठीक हो? वो खड़ा हुआ और बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी लापरवाही हो गई, जिससे मेरे विरोधी को लगा कि वो मुझे हरा सकता है। लेली ने अपने दोस्त से कहा, इन क्लोन्स को हराकर इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दो। फिर लड़की ने मुस्कुराकर जोड़ा, तुम बेस्ट हो, आज तो तुम्हें कुछ खास मूव्स दिखाने ही होंगे। लिन उसकी बातों से मोटिवेट होकर सीधे दुश्मनों की तरफ बढ़ गया, क्योंकि मार्शल आर्ट्स क्लब का ये कचरा उसे गुस्सा दिला चुका था। अब वो उन्हें अपनी ताकत दिखाने वाला था। दूसरी तरफ बाओफू, जो बिल्कुल कंफ्यूज था, उसने जांग यी की तरफ मदद के लिए देखा। यंग हीरो ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे थोड़ी फाइटिंग एनर्जी ट्रांसफर की और कहा, पैनिक मत करो। उधर लिन ने दुश्मन को कहा, हारने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अचानक खुद वो कई मीटर पीछे फेंका गया। वो पूरी तरह हैरान था और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बहुत सफल नहीं हो पाया। लिन को यकीन नहीं हो रहा था, ये कैसे हो सकता है। वहीं लेली भी हैरान थी कि उसका बॉयफ्रेंड इतनी आसानी से हार गया। अब साफ दिख रहा था लिन पूरी तरह हार चुका था और मुश्किल से खड़ा था। इसी पल जांग यी ने अपने साथी को बुलाया, चलो अब हमें निकलना चाहिए। जेंग शाओन इस बीच सोच रही थी, मेरा एक्स सच में काफी बदल गया है, लेकिन क्या वो अब भी वही है? उसने तय किया, चाहे जितना भी बदल जाए मेरे किसी काम का नहीं। तभी बाओफू ने हीरो को पुकारा, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जांग यी रुका और पूछा, क्या चाहिए? तभी मार्शल आर्ट्स क्लब के लड़के एकदम से घुटनों पर बैठ गए और बोले, जांग यी, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, हम तुम्हें वेलकम करना चाहते हैं। जांग यी ने सिर पकड़ लिया, ये सब तुमने कहां से सीखा? बाओफू बोला, टीवी पर देखा था।
लेकिन असल में कोई ऐसा नहीं करता। फिर उसने जोड़ा, वैसे तुम्हारी मदद के लिए सच में शुक्रिया। आज तो हमारा क्लब बंद हो सकता था। तभी डिंग मैगी ने अपने नए साथी से कहा, हमारा एक रिक्वेस्ट है, हम तुम्हें अपने मार्शल आर्ट्स क्लब में ज्वाइन करने का इन्विटेशन देना चाहते हैं। जांग यी ने सिर हिलाया, मुझे ऐसे ऑफर में दिलचस्पी नहीं। लोग उसे मनाने लगे, हम तुम्हें क्लब का प्रेसिडेंट बना देंगे, और वैसे भी नए स्टूडेंट्स को कम से कम एक क्लब ज्वाइन करना जरूरी है, तुम हमें चुन सकते हो। यूनो ने भी कंफर्म किया, हाँ ये रूल है। थोड़ा सोचने के बाद जांग यी मान गया, ठीक है ये ऑप्शन बुरा नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है, बाओ फू को आगे भी मेरी मदद करनी होगी। कुछ देर बाद सब स्कूल के ग्राउंड में फुटपाथ पर चलते रहे। यूनो ने कहा, काफी देर हो गई है, अब हॉस्टल लौट चलते हैं। जांग यी ने सोचा, वैसे मुझे अपने हॉस्टल को खुद चेक कर लेना चाहिए, लौटने के बाद मैं वहां एक बार भी नहीं गया हूं। अचानक यूनो ने मुड़कर अपने नए दोस्त को थोड़ा रहस्यमयी अंदाज में देखा और फिर कहा, आज तुम्हारे साथ दिन बिताकर मुझे सच में अच्छा लगा। अगले ही पल लड़की थोड़ी शर्माते हुए उल्टी दिशा में भाग गई। जांग यी को याद आया, पिछली जिंदगी में यूनो का एक्सीडेंट हुआ था, वो कोमा में चली गई थी और हु टियान हुआ ने उसे फंसा दिया था, जिससे उसकी जिंदगी बेहद अंधेरी हो गई थी। हालांकि ये यादें दर्दनाक थीं, लेकिन वो जानता था कि तब वो कुछ बदल नहीं सकता था। लेकिन अब इस जिंदगी में उसने ठान लिया था कि इस दयालु लड़की जिसने उसके लिए खड़े होकर साथ दिया था को वो एक खुशहाल अंत दिलाएगा। कुछ देर बाद हीरो हॉस्टल पहुंचा और जिज्ञासा से सोचने लगा कि क्या जो लोग पहले यहां रहते थे वो अब भी यहीं हैं। तभी दरवाजे पर उसका दोस्त खड़ा था। जांग यी को हैरानी से देख रहा था और थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, लेकिन फिर वो मुस्कुराया, अपनी खुशी छुपाए बिना। वो था जांग योंगाई। हालांकि वो थोड़ा डरपोक और कमजोर था, लेकिन फिर भी जांग यी का सबसे अच्छा दोस्त बना रहा। पिछली जिंदगी में भी सबसे कठिन समय में यही लड़का उसके साथ खड़ा था। उधर जांग योंकाई जल्दी जल्दी पूछने लगा कि जांग यी इतने दिनों से कहाँ था। उसे जांग शियान के साथ ब्रेकअप के बारे में पता था और वो अपने दोस्त को समझा रहा था कि उसे जरूर कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी। लेकिन अचानक एक जूता आकर जांग योंकाई के सिर पर लगा। ये सब बिल्कुल अचानक हुआ। बिस्तर पर फैला हुआ लड़का नाखुशी से बोला कि धीरे बात करो, उसकी नींद खराब हो रही है। लड़के ने जल्दी से फंज से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो धीरे बोलेगा। फंज बिस्तर पर बैठा और घमंडी अंदाज में बोला कि जांग योंकाई जाकर उसका चप्पल ले आए। डर के मारे योंकाई तुरंत ये काम करने चला गया और जांग यी गुस्से में ये सब देख रहा था। तभी अपमानित योंकाई ने नीचे देखा जहां वो जूता पड़ा था जो उस पर फेंका गया था। वो जैसे ही उसे उठाने झुका, जांग यी ने उसे रोक दिया और कहा, ये मत उठाना। इसके बाद जांग यी ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे साइड में कर दिया। फिर उसने फंज की तरफ मुड़कर पूछा, क्या ये तुम्हारी आदत है कि तुम अपनी चीजें फेंक दो और इंतजार करो कि कोई तुम्हें ला कर दे? फंगे ने गुस्से में कहा, जल्दी करो, मुझे टॉयलेट जाना है। योंकाई फिर भी झुककर जूता उठाने लगा और सफाई देने लगा कि हम सब एक ही डॉम में रहते हैं तो कभी कभी मदद करना बुरा नहीं है। वो फंज के पास गया और वो जूता पकड़ा दिया जो पहले उसने उस पर फेंका था। लेकिन वो बदतमीज यहीं नहीं रुका। उसने मांग की कि योंकाई वो जूता उसके पैर में पहना भी दे। ये सुनकर योंकाई डर के मारे उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन फंगे ने सख्त लहजे में कहा, कोई बात नहीं होगी, बस जूता पहना दो वरना पछताओगे। योंकाई ने शर्मिंदगी से कहा, हम सब क्लासमेट्स हैं, मदद करना ठीक है, लेकिन किसी को इस तरह बेइज्जत करना गलत है, और अगर किसी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो कमीना फिर भी अड़ा रहा, जूता मेरे पैर में पहना दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तभी जांग यी ने ठान लिया कि अब बस। फंगे हंसते हुए बोला, सुना है हूँ टियान हुआ ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड छीन ली, अब तुम जैसे लूजर में हिम्मत है मुझसे उलझने की? तुम दोनों इतने बेकार हो कि मेरे नौकर बन सकते हो और मेरे चप्पल पहन सकते हो। जांग यी ने बाहर से गुस्सा दबाया, लेकिन अंदर से वो उबल रहा था। उसका सब्र अब खत्म हो गया था। अगले ही पल उसने बिजली जैसी तेजी से योंकाई के हाथ से जूता छीना और सीधे फंजे के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फंज कुछ सेकंड तक सन्न रह गया। उसने हैरानी से जांग यी की तरफ देखा, मानो यकीन ही नहीं कर पा रहा हो कि किसी ने उसे मारा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है और इसी के साथ इस सीरीज के सारे चैप्टर्स भी पूरे हो चुके हैं। जितने भी चैप्टर्स थे मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आगे अगर इसका नया चैप्टर आया तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इस सीरीज में अब कुछ दिनों का गैप रहेगा।